मज़े मज़े की मीठी गोलियां आपकी सेहत पर कितने कड़वे असरात छोड़ती हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके जिस्म पर क्या असरात होते हैं, क्या बच्चों में बीमारियां होती हैं, क्या बच्चों की जो सलाहियतें हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। वक्ती तौर पे तो हमें शायद वालिदैन को ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन आगे चल के कैसा होता है, ये बहुत सारे सवाल हैं जो मुझ समेत बहुत सारे वालिदैन के जहनों में आ रहे होंगे। इसी पर बात करने के लिए माहिर ग़ज़ाइयत सहर जावेद चावला ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सहर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मैं ठीक ठाक, आई होप आप लोग भी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सहर, जो बच्चे ख़राब चॉकलेट्स या टॉफ़ियाँ खाते हैं गली मोहल्लों की छोटी छोटी दुकानों से लेके, उनकी सेहत पर कितने असरात मुरतब होते हैं? चले हम ये सोच लें कि वक्ती तौर पे तो वो किसी बीमारी का शिकार नहीं होते, लेकिन आगे जाके क्या वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उनकी बॉडी में कोई चेंजिंग्स आ जाती हैं, और जो असरात होते हैं क्या वो देर पर रहते हैं? जी, मैं इस चीज़ की बहुत स्टॉन्च और बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रीचर हूँ। मैं इस चीज़ की बहुत तबलीग करती हूँ वैसे ही कि रिफाइंड शुगर जो है वो जहर के मुतरादिफ है। शुगर इंडस्ट्री, सॉरी टू से बट आई से दिस ऑन एयर, इट इज़ अ माफिया इंडस्ट्री। सो दे विल डू एनीथिंग टू मेक देयर प्रोडक्ट्स डिलीशियस। वो कुछ भी करेंगे, वो अपने प्रोडक्ट्स को डिलीशियस करेंगे, वो उसमें कुछ भी ऐड करेंगे, चाहे वो आपकी सेहत के लिए कितना ही बुरा क्यों ना हो। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल स्टार्ट से तो बुरा ही है। एंड शुगर, सिंस आई एम अ डॉक्टर टू, ये हमें फार्माकोलॉजी मेडिसिन में पढ़ाया जाता है, इट इज़ मोर एडिक्टिव देन कोकेन। शुगर कोकेन से ज्यादा एडिक्शन रखती है, इससे इसको छोड़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज का जो सेशन है वो एक्सपायरी डेट पर फोकस करता है, तो मैं बता दूं आपको कि डिफरेंट खानों की एक्सपायरी डेट्स जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम चॉकलेट के बारे में बात करें तो चॉकलेट में भी आपके पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आपके पास डार्क चॉकलेट होती है जिसका कोको कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, वो एक्सपायरी के बाद भी कंपैरेटिवली बेटर रहती है। एक आपके पास रिफाइंड शुगर और मिल्क वाली चॉकलेट होती है जिसकी एक्सपायरी जो है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होती है। आपने कैसे डिसाइड करना है कि जो चॉकलेट की खास करके एक्सपायरी है अब उसके बाद वो सेफ रही है या नहीं? दो चीजों से, एक फैक्टर हो गया उसकी सेफ्टी और एक फैक्टर हो गया उसका फ्लेवर। कोई भी नहीं चाहता कि वो कार्डबोर्ड जैसे टेस्ट वाली जो चॉकलेट है वो उसको कंज्यूम करे। अगर आपके पास इफ यू आर श्योर कि आपने चॉकलेट 2 महीने 3 महीने 4 महीने ये जहां जहां पड़ी रही है, अव्वल तो सुपरमार्केट से एक्सपायरी डेट लेकर आए, एक्सपायरी डेट गुजर गई है तो लेने का जवाज ही पैदा नहीं होता। अगर वो बहुत डिफरेंट टेम्परेचर्स में रही है, यानी कभी फ्रिज में पड़ी थी, कभी अलमारी में पड़ी थी, कभी डार्क रूम में पड़ी थी, कभी बाहर पड़ी थी, तो उसको बिल्कुल भी ना खाएं। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होता है, बैक्टीरिया की, जर्म्स की ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है उतनी ही ज्यादा हो जाती है। इफ यू आर 100% श्योर कि इन 3-4 महीनों में इस चॉकलेट का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, तो उसको एक्सपायरी डेट के बाद भी 1 साल के अंदर अंदर तक कंज्यूम किया जा सकता है। अगर आपके पास चॉकलेट आपको पता है कि वो एकदम मेल्ट कर गई थी, ठीक है, और उसके बाद कूल कर गई है, उसको आपने नहीं खाना है। उसके रीजन है कि उसमें कंडेंसेशन हो जाती है, जो बैक्टीरिया उनमें अपनी कॉलोनी बनाने की और बढ़ने की और बीमारियां करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ईजी हो जाती है। मिल्क चॉकलेट जो है वो बहुत जल्दी एक्सपायर होती है। उसकी वजह यह है कि दूध में आपके पास दूध फैट से बना है। फैट्स में एबिलिटी होती है रैंसिड होने की, फैट्स में एबिलिटी होती है खराब होने की जब वो हवा और मॉइस्चर से एक्सपोज होते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, बस एक चीज जरा मुझे बताएं कि माएँ अक्सर ये करती हैं कि फ्रीजर से चॉकलेट निकाली, वो मेल्ट हुई, बच्चों को खिलाई और उसके थोड़ी देर बाद फ्रीजर में वापस रख दी, वो चाहे एक्सपायर है या नहीं एक्सपायर, ये भी खतरनाक है? बिल्कुल भी नहीं, बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो बन चुकी है, कंडेंसेशन हो चुकी है, वो आपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी है। और क्योंकि बच्चों को जो चॉकलेट दी जाती है, बच्चों को डार्क चॉकलेट का तो टेस्ट होता नहीं है, बच्चों को मिल्क चॉकलेट दी जाती है, उसमें रेंसिडिटी भी हो गई होती है, वो खराब हो गई होती है, बल्कि इनको अपनी पेस्ट्री टॉपिंग्स के लिए भी यूज ना करें। अगर वो अभी खोली ही नहीं है, अभी वो अब रैपर में है, बिल्कुल बंद है, मेल्ट हुई, दोबारा से जम गई, फिर खाई, तब भी मसला है, तब भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है? एब्सोल्युटली, तब भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है। एक बार वो टेम्परेचर चेंज को एक्सपोज हो गई है तो आपने नहीं देनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पापड़ पे, क्योंकि हमने इस पर रिपोर्ट भी चलाई है। जो बच्चे पापड़ खा रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी सेहत पर क्या नुकसान होगा। तो थोड़ा सा आप मुझे बता दें कि बिकॉज अब शुगर पे तो हमने बात की, अब जरा बात सॉल्ट पर कर लेते हैं। सॉल्ट का क्या इम्पैक्ट होता है और ये पापड़ कितना खतरनाक है?
अच्छा जी, सॉल्ट होता है, उसमें एबिलिटी होती है बॉडी में पानी रोकने की। Yes. जब आपकी बॉडी में सॉल्ट कंटेंट और सॉल्ट को एक्सक्रीट करना होता है किडनी ने, जब आपकी बॉडी में सॉल्ट जरूरत से ज्यादा होता है, एक तो वो वाटर रिटेंशन जरूरत से ज्यादा करता है और बोझ बन जाता है किडनी पे और किडनी के बाद दिल पे। ऑफ कोर्स बचपन में, जवानी में इन चीजों का पता नहीं लगता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रॉनिकली जब ये हैबिट्स ज्यादा होती हैं तो फिर किडनी के अमराज भी होते हैं, फिर दिल के अमराज भी होते हैं। फिर ये जो पापड़ और जितने भी फ्राइड फूड आइटम्स हैं, ये जब तेल में फ्राई होते हैं तो उसमें एक चीज बन जाती है जिसको कहते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को हजम करने के एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होते और इन ट्रांस फैट्स में एबिलिटी होती है आर्टरीज को क्लॉग करने की, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सोजिश वाली बीमारियां करने की और बेतहाशा अदर डिजीजेस करने की। अगर एक्सपायरी डेट की बात की जाए तो हैरान कुन तौर पर लोग ये सुन के हैरान होंगे, जो आपके पास सीरियल्स होते हैं, चिप्स होते हैं और पापड़ होते हैं, वो अपनी एक्सपायरी डेट के 1 साल बाद तक यूज किए जा सकते हैं एज फार एज सेफ्टी हैजर्ड इज कंसर्न। लेकिन ये अदरवाइज हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, मैं इनका यूज एडवोकेट नहीं करती। अच्छा सहर, एक और चीज़, ये जो गली मोहल्लों की दुकानों पे पापड़ मिलते हैं, ये मसालेदार चिप्स मिलते हैं, इनका जो टेस्ट है वो हमारी जुबानों को इतना लग जाता है कि हम ये जानते हैं कि मुजरे सेहत है, लेकिन फिर भी खरीदने पे मजबूर है। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि मुझे नहीं पता ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं, लेकिन इसका जायका मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या कोई एक मुनफरिद चीज़ है जो कि इन पापड़ों में या इन स्नैक्स में डाली जाती है? जैसे अमूमन कहा जाता है कि टाटरी इस्तेमाल की जाती है कि वो आपकी जुबान पे इतना ज़बरदस्त उसका टेस्ट लग जाता है कि आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। MSG का आपके पास फ्लेवर लोग यूजुअली समझते हैं कि आपके पास सिर्फ चाइनीज में MSG होता है, लेकिन चाइनीज जो है वो आपके पास तकरीबन हर फास्ट फूड आइटम में डाला जाता है और वो आपके पास बहुत एडिक्टिव होता है। तो ये फ्लेवर जो है खुद को एडिक्ट कर देता है और मोर ओवर इसमें प्रिजर्वेटिव्स, ये जो आम गलियों मोहल्लों में जो दुकानें हैं या फिर इवन के जो सुपरमार्केट्स में भी हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स और फूड कलर्स इतने ज्यादा होते हैं कि ये वैसे ही कैंसरस और डिजीज कॉजिंग केमिकल्स है और इनका यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कैसी चीज़ें, चॉकलेट हो, टॉफ़ियाँ हो, पापड़ हो, और इनका इस्तेमाल आगे चलकर तो मसाइल को जन्म देगा, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चे जब भी ऐसे स्नैक्स खाते हैं फ़ौरन से पेट में दर्द भी होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि अगेन काफी सारे फूड आइटम्स, उसकी एक्सपायरी डेट भी गलत मेंशन होती है, वो क्रॉस कर चुके होते हैं और ये जितने भी फूड आइटम्स होते हैं ना, आपके पास सैल्मोनेला, लिस्टेरिया, ई कोलाई, स्टेफ, इन इन्फेक्शंस के साथ, इन बैक्टीरियाज के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इनका पहला काम होता है कि जाके इन्होंने आंतों में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आपके जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करनी होती है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली उन्होंने एक्सपायर्ड खाया, उसकी निशानी है नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सब चीजें होती हैं और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत नीचे जाती है इन चीजों की जब आप एक्सपायरी। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये वाले हमने खुसूसी तौर पर सेगमेंट किया था ताकि वो जान सकें कि उनके बच्चों की सेहत के लिए क्या नुकसानदेह। सहर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, आपने इसको एक्सप्लेन किया। आपको बताएं कि जब हम बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो होता ही है कि कई सारे पेपर्स होते हैं जिन पर हमने सिग्नेचर करने होते हैं। उसके कुछ दिन के बाद ATM कार्ड आपको मिलता है और फिर बैंक के कॉल सेंटर पर आप राबता करते हैं और अपनी तफसीलात बताकर इस कार्ड को एक्टिव करवा लेते हैं। खैर, ये उन लोगों के लिए बड़ा आसान सा मरहला है जो ये तमाम चीज़ें बड़ी आसानी कर सकते हैं, यानी जा सकते हैं, अपनी डिटेल बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि नामुमकिन है तो गलत नहीं। बिल्कुल उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। ऐसे अफराद का ATM कार्ड एक्टिव नहीं हो पाता। लाहौर के 25 साला मोहसिन और 34 बरस के इरफान मेराज को भी इन्हीं मुश्किलात का सामना है। लाहौर से आयशा आता ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें इनकी आवाज़ बनना है, गुफ्तगू करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनका ये मसला हल हो। ATM कार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता और बैंक अकाउंट नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से समाज से महरूम अफराद को बहुत सारे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान के हजारों अफराद जिनके हाथ और उंगलियां बोलती हैं, लेकिन हुक्मरानों और मुल्क का बैंकारी निजाम इनकी बात समझने से कासिर है।
लाहौर के 25 साला मोहसिन और 34 साला इरफान मेराज को बैंक अकाउंट खुलवाने में कई मसाइल का सामना करना पड़ा। वेरिफिकेशन जो है वो उसमें इन्होंने अपनी वालदा का नाम बताना होता है या अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है, तो ये डेफ बच्चे वो चीज़ वेरीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्हें एटीएम कार्ड नहीं प्रोवाइड किया जाता। अगर कोई खुशकिस्मत अकाउंट खुलवाने में कामयाब हो भी जाए तो एटीएम कार्ड जैसे जदीद सहूलत तक इनकी रसाई नामुमकिन है। मोहसिन अगर बोलकर माँ का नाम नहीं बता सकता तो क्या ये इसका जुर्म है? ये काफ़ी बार बैंक में गए, इनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। बैंक जो है वो इनको अकाउंट भी नहीं बना के दे रहे थे, बहुत मुश्किल से इनका अकाउंट बना। उसके बाद एटीएम के लिए तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इरफान के बोलने को अगर बैंक समझने से कासिर है तो क्या इसका एटीएम कभी भी नहीं बनेगा? मोहसिन, इरफान और इन जैसे हजारों अफराद एटीएम कार्ड्स के मुंतज़िर हैं। इसका हल ढूंढना मरकजी बैंक और हुक्मरानों का काम है। कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चे अपने हकूक ना मिलने पर शिकवा कुना, जबकि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते नजर आते हैं। कैमरामैन जवाद याया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। समाज से महरूम अफराद के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना किसी इम्तिहान से कम नहीं, और अगर अकाउंट खुल भी जाए तो एटीएम कार्ड नहीं बन पाता। आज हमारे साथ मौजूद है फरा असलम साहिबा, साइन लैंग्वेज जो हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो एक शख्स किस तरह से इन मुश्किलात से निकल पाता है, और अगर वो शख्स उसके साथ कोई मौजूद नहीं है या वो अपना मसला नहीं बता सकता किसी को, तो क्या वो अपने एटीएम कार्ड से महरूम रह जाएगा या फिर वो ये सहूलत हासिल नहीं कर बिल्कुल, पाएगा? क्योंकि ज़ाहिर है जब तक इंटरप्रेटर साथ ना हो तो इनके लिए बात करना मुश्किल हो जाता है। फरा, बिकॉज यू आर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन लाहौर में भी आप इंटरप्रेटर रह चुकी हैं। आपके साथ इरफान मिराज भी मौजूद हैं। फरा, मुझे प्लीज़ बताइएगा, ये तो बहुत बड़ा मसला है, कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम अफराद फिर तो एटीएम यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर बैंक अकाउंट मैनेज कैसे करते हैं? इनके लिए तो मुश्किल हो गई। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस बहुत ही एक अहम मसला था जिसको आपने यहाँ पर उठाया और मुझे यहाँ पर बुलाया है इस सिलसिले में। ये एक मसला जो है ये ना सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए, ये सब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ ये मसला है कि सबसे पहले तो उनके डिसेबिलिटीज़ कार्ड नहीं बनते, उसके बाद उनका CNIC नहीं बनता, और अगर CNIC होगा तो अकाउंट बनेगा, और अगर अकाउंट बनाने के लिए किसी भी हियरिंग इम्पेयर्ड, फिजिकल इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड को किसी बैंक में जाना पड़ेगा, तो एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि आप वहाँ पर रैम भी नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कह तो दिया है कि हाँ स्पेशल पर्सन्स को हम फेवर देंगे, हम उनके लिए अकाउंट्स क्रिएट करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे जब एक्सेसिबल ही नहीं होगा बैंक तो वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही नहीं है। वहाँ पर अगर आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो वो पहले ही कह देते हैं कि नहीं जी आप डिसेबल हैं, चले जी आपको कार्ड नहीं मिलेगा, आपको अकाउंट नहीं आपका ओपन हो सकता, आपका थंब इम्प्रेशन नहीं लग सकता। आपका देखिए अगर किसी के दो बाजू नहीं है तो वो कैसे थंब इम्प्रेशन लगाएगा अपना, या अगर किसी को देख नहीं सकता तो वो किस तरह से? आप उसको एक्सेसिबल बनाएं, आप उसको फ्रेंडली बनाएं ताकि एटलीस्ट वो अपना अकाउंट बना सकें। अब अगर साइन लैंग्वेज के साथ डेफ लोग वहाँ जाते हैं तो वो उनकी बात को नहीं समझ पाते, तो वो उन्हें पहले ही मना कर देते हैं कि आप अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं। अच्छा फरा, जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रही हैं, तो जो क्रिकेटर्स थे वहाँ पर क्या उन्हें भी इसी तरह के मसलों का सामना करना पड़ा? उनका भी एटीएम कार्ड नहीं बना, वो भी अपना बैंक अकाउंट इस तरीके से मैनेज नहीं कर पाए? देखिए जी, ये मसला ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या डेफ क्रिकेटर्स के साथ है। देखिए कोई अप्रोच लगा लेता है या कोई किसी सेकंड वे से जाकर अपना अकाउंट खोल लेता है तो वो एक अलग बात है। कुछ लोगों के अकाउंट खुले भी हुए हैं। अच्छा। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो अकाउंट नहीं खुलवा पाते। ये दूसरा तरीका क्या है? ये कैसे मुमकिन हो जाता है? यानी अप्रोच करना किसी को, कोई सिफारिश लगाना, तब खुल जाता है, तब एटीएम बन जाता है, या वाकई कोई ऐसा मामला है जैसे हम सुन रहे थे कि अगर एटीएम कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है वो एक नंबर पर भेजते हैं तो 15 मिनट्स के लिए आपको कोड मिलता है एंड देन यू कैन एक्टिवेट दैट कार्ड। तो क्या ऐसा मामला है कि किसी ना किसी तरीके से वो एटीएम कार्ड एक्टिव हो जाए, या कि नहीं तरीका कोई नहीं है, कोई अप्रोच कर ले, किसी का कोई जान पहचान वाला बंदा बैंक में तो हो पाएगा? जी बिल्कुल, इसकी एक छोटी सी एक इशू ये है कि कुछ बैंक हैं जो इसमें थोड़ा बहुत फेवर दे देते हैं।
बैंक का नाम तो मैं मेंशन नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट भी खोल के दिए हैं और एटीएम कार्ड भी बना के दिए हैं, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन का आसान तरीका निकाला है। उन्होंने फ़ोन पे वेरिफिकेशन नहीं ली, उन्होंने एटीएम कार्ड पे ही एटीएम मशीन पे ही वेरिफिकेशन ली है। ठीक। तो लेकिन सबसे अहम मसला है कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। अब अगर फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ कोई चला जाता है, किसी के 2 बाजू नहीं है, किसी की 2 टांगे नहीं है, वहाँ पर रैम नहीं बनी हुई, वो कैसे वहाँ जाएंगे? कोई विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है, वो देखते ही उन्हें कह देते हैं जी आपका कार्ड चोरी हो सकता है या आपका अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है, तो हम आपको अकाउंट नहीं ओपन करके दे सकते। तो ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, आप उसको एक्सेसिबल बनाएं, आप ग्लोबली जो सिस्टम है उसको अप्लाई करें। यहाँ पर आप ये देखें कि उन लोगों को कैसे, हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उन लोगों को कैसे फरक, कैन यू कोट एन एग्जांपल, क्योंकि आपने ग्लोबल नीड्स जिस तरह एड्रेस होते हैं उसकी बात की है, किसी मुल्क की अगर आप एग्जांपल दे सकें कि वहां पर अगर कोई पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी है तो उसको बैंक्स किस तरह फैसिलिटेट करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? देखिए जी, ये तो बिल्कुल आसान सा तरीका है कि अगर आप ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल ठीक है, उनकी नीड्स क्या हैं। बिल्कुल सही। देखिए, अगर आप हियरिंग इम्पेयर्ड के या डेफ बच्चे अगर बैंक अकाउंट के लिए जाते हैं, तो आप उनको साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की सहूलत दें या उनके लिए कोई फॉर्म ऐसा डेवलप करें कि वो उसको आसानी से फिल कर सकें। सेकेंडली, अगर विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ कोई जाता है तो आप उनकी फेस रिकग्नाइजेशन कर लें। थर्डली, अगर कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ जा रहा है तो आप उसको एटलीस्ट रैम की सहूलत तो दें। आप एटीएम कार्ड की मशीन के तक जाने के लिए रैम नहीं है, वो कैसे जाए वहाँ पे, कैसे एक्सेस करें उसको? ठीक। और सबसे अहम बात कि आपका बैंक के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको आप फ्रेंडली बनाएं। आपके जो वहाँ पे लोग बैठे हैं उन लोगों को ये पता होना चाहिए, उनके पास ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कैसे सलूक करना है। अच्छा फरा, आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा किया जाए, लेकिन क्या इस किया जाए को अमली तौर पे लाया जा रहा है? कोई रूल्स ऐसे बन रहे हैं किसी भी फॉरम पर? आप लोगों ने ये मामला उठाया है कि आया हमारे पास ये तजावीज़ है, इस पर अमल किया जाए और इस पर अमल करके आप बहुत सारे लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, ऐसा कुछ मामला है? जी देखिए, हम हर फोरम पे किसी भी जगह पर कोई मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो हम ये चीज़ें जाहिर है कि इसको हम आवाज़ बुलंद करते हैं। इसके ऊपर हम लोग ये इस मसले को उठाते हैं। ये सिर्फ एक मसला नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ बहुत सारे मसाइल हैं। उनके लाइसेंस का मसला है, उनकी जॉब्स का मसला है, 3% कोटे के ऊपर मुकम्मल तौर पर काम ही नहीं हो रहा, उन गवर्नमेंट स्कूल्स या उन प्राइवेट सेक्टर्स का मसला है। देखिए, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को उनके दूध, उनके पेट्रोल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और उनके यूनिफॉर्म के पैसे देती हैं। आप वो पैसे उनको ना दें, उनके पेरेंट्स को दें। वो 3 लोगों के पास से होते हुए या 4 लोगों के पास से होते वो पैसे जब उन तक पहुंचते ही नहीं है, जब बच्चा स्कूल पहुंच ही नहीं पाता, तो ऐसे बजट्स का आपने क्या करना है? ठीक है फरहत, लास्ट में क्योंकि इरफान साथ मौजूद हैं, अगर आप इरफान से ये पूछ सकें कि इरफान कुछ कहना चाहता है अपने इस मसले को लेकर। वैसे तो हमने रिपोर्ट में दिखाया, बट स्टिल इफ ही वांट्स टू ऐड समथिंग। जी, ये बता रहे हैं कि डेफ लोग, हियरिंग इम्पेयर्ड और फिजिकल इम्पेयर्ड को एटीएम कार्ड और बैंक की सहूलत तो लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे जैसे माशरे का हिस्सा हैं, बहुत परेशान हैं, अकाउंट नहीं है, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, रैम्प्स नहीं हैं। अगर वो देख नहीं सकते, चलें एक मुश्किल तो उनके साथ है ही, लेकिन आगे मज़ीद मुश्किलात तो उनके लिए माशरे में ना इकट्ठी की जाएँ। गवर्नमेंट को चाहिए स्पेशली इनको सपोर्ट करें, इनके लिए स्पेशल जो भी वो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी इस माशरे में जिंदा रहने का पूरा राइट रखते हैं। यस, ये रिक्वेस्ट है स्पेशली गवर्नमेंट के साथ कि स्पेशल नीड्स के जो पर्सन्स हैं उनको एक स्पेशल फैसिलिटेशन दी जाए। उनके लिए ग्लोबली जो सिस्टम है उसको अप्लाई करके उसके मुताबिक उनके लिए कुछ बिल्कुल सही है, उनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ हों। इंशाल्लाह ऐसा होगा। आप इनकी आवाज़ बनी, हम इनकी आवाज़ बने। डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं और हम सबको इनको वाकई स्पेशल समझना भी है, स्पेशल ट्रीटमेंट देनी भी है। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको, उस रिक्वायरमेंट को समझते हुए इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आप साथ मदद, और इरफान आपका भी शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे एक और टॉपिक की तरफ, प्लम्बिंग पाइप। ये सुनते ही जहन में ख्याल आता है प्लम्बर का, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं 2 भाई जिन्होंने प्लम्बिंग पाइप से ऐसे कमाल शाकार बनाए कि जिसको हर कोई खूब जो है वो पसंद कर रहा है, तारीफ कर रहा है उनकी। ये इन पाइप से लैंप्स बनाते हैं, डायनासोर्स भी बनाते हैं, रोबोट्स भी बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। दोनों भाई मुस्तफ़ा एंड मूसा हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं।
मूसा और मुस्तफ़ा से बात करने से पहले, क्योंकि हम इस वक्त आपको ये कुछ तस्वीरें दिखाने लग ये रहा है कि जैसे हम किसी लेबॉर्ट्री में चले गए हैं और इन बच्चों ने ऐसे ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं कि देख के मजा आ गया। अच्छा, वैसे 3 भाई हैं जो काम करते हैं, बट बिकॉज हमारे पास अभी कुछ देर में 2 भाई होंगे तो इसलिए मैं उनसे बात करेंगे, बट असल में 3 भाई मिलकर बड़ा ज़बरदस्त शाकार बना रहे हैं। और देखिए, इन्हें देख के ये जो हम बात करते हैं ना पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो ये एक वाज़े और जीती जागती मिसाल है। तीनों भाई और इतनी छोटी सी उम्र में जब आप ये सोचें कि अच्छा आपने क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है या किसी और शोबे को ज्वाइन करना है, तो इन्होंने क्रिएटिविटी की और इन्होंने ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बहुत सारे सितारों के साथ भी ये छोटे नन्हे मुन्ने सितारे मौजूद है। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्तफ़ा भी और मूसा भी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों ठीक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे आप बताइएगा, ये सिखाया किसने आपको? भी आइडिया कैसे आया? यूट्यूब से आया, किसी ने सिखाया, फिर आपने बनाया? तो स्टोरी शेयर करें। मैंने यूट्यूब से देखा था, लेकिन कोई आइडियाज़ मैंने सोचा भी था। अच्छा, पहले आपने देखा, फिर आपने सोचा कि अच्छा मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, बल्कि इससे बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं ये बेसिकली है क्या, होता क्या है? ये लैंप्स होते हैं जो आम प्लम्बिंग पाइप्स होते हैं ना, वो उससे बने होते हैं। ओके, तो मुस्तफ़ा, ये आप लोगों ने काम बांटे में, कैसे पाइप को तुमने काटना है, इसमें वायर्स तुमने घुसानी है, बल्ब तुमने लगाना है, ये काम बांटे में आप लोगों ने? हाँ, मैं यूजली जो ज़्यादा मुश्किल काम होते हैं ना वो कर लेता हूँ मैं। ओके। और जो आसान काम होते हैं वो छोटे कर लेते हैं। मूसा क्या करता है? शरारतें। मैं वायरिंग करता हूँ। ओके, मूसा, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 12। माशाल्लाह, you're 12 years old और आप तो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। आपने तो बड़ा अच्छा सीख लिया है कि इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ कैसे काम करना है। तो तीसरा भाई क्या करता है? वो लैंप्स, वो आइडिया सोचता है। तो ही लाइक्स डायनासोर्स, तो वो डायनासोर्स बनाता है। Is he younger? Yes, he's younger. Okay, and how old is he? He's 11. Oh, माशाल्लाह। मुस्तफ़ा, आपकी फैमिली इस बारे में क्या राय रखती है? आपके फादर, आपकी मदर, वो क्या कहते हैं? आपको ठीक है करो, या वो कहते हैं कि नहीं नहीं ज़रा कम टाइम दो इस काम में, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो इसमें तुम लोग? नहीं, मैं अम्मी और अब्बा सपोर्ट करते हैं मुझे जब मैं बनाता हूँ, वो मुझे हेल्प भी करते हैं। ऐसे होता है मुस्तफ़ा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त कोई कुछ बनाया, कोई लैंप बनाया इस प्लम्बिंग पाइप से, या कोई डायनासोर या ऐसी कोई चीज़ बनाई, और कोई गेस्ट आया और उसने कहा होगा मुस्तफ़ा आई लव इट, कैन आई हैव इट? और आपने कहा फाइन, यू कैन हैव इट, यू कैन टेक इट। ऐसा हुआ? यस, मेनी टाइम्स। ओके, तो ऐसे जो मैनी टाइम्स हुआ, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपने बड़े दिल से बनाई थी, बड़ी मेहनत से बनाई थी, और आपकी ख्वाहिश थी कि यू शुड कीप इट योरसेल्फ, लेकिन वो कोई और ले गया, और वो कौन लेकर गया ये भी बताएं। I made एक दफा मैंने वॉरियर बनाया था मैंने। अच्छा। I really liked it, and then when somebody asked, I was pretty sad, why can't I keep it? अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताएं कि आपने कहा कि आपके अम्मा अब्बा बहुत सपोर्ट करते हैं आपको इस चीज़ में, तो भी आपके फर्दर क्या प्लान्स हैं? जब स्कूल अभी स्टार्ट हो जाएंगे, अब तो स्कूल भी खुल जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये काम बंद हो जाएगा, सारी अटेंशन किताबों को मिलने वाली है, बैग्स को मिलने वाली है, या ये काम साइड पे आप करते रहेंगे? Actually, I don't go to school, I'm homeschooled, so it's easier to do it. नहीं, आप अभी नहीं जा रहे, या अदरवाइज भी आप होम स्कूलिंग पर ही हैं? Yeah, I am in homeschool. Okay. लेकिन होम स्कूल के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है आपको काम करने के लिए, तो इसलिए I can do it fast. Okay, मुस्तफ़ा। और मूसा जो हैं आपके भाई और जो इनसे छोटे हैं, वो भी नहीं जा रहे स्कूल? नहीं, we are not going to school. इसलिए तो all of you are ना देखिए घर बैठ के सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताएं, कभी ऐसा हुआ किसी ने कहा हो हमारे वॉशरूम की पाइप खराब हो गई है, या किचन के सिंक के नीचे पाइप खराब हो गया, आपको तो पाइप से खेलना आता है, आप खेल खेल में ठीक कर दें, ऐसा हुआ?
नहीं। अच्छा ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, उन्हें पता है कि आप सिर्फ ऐसी चीजें बनाते अच्छा हैं। अभी आगे मजीद क्या बनाने का इरादा, क्योंकि हम दिखा भी रहे, लैंप्स भी आपने बना लिए, डायनासोर भी बना लिया, अभी मजीद क्या क्या जो जहन में है या यूट्यूब पे आपने देखा और आपने कहा कि जी अब मैं भी ये बना सकता हूँ? अभी तो हम ये ही बना रहे सारा कुछ, जब नया आइडिया आएगा तब भी हम बनाएंगे। अच्छा, और हम देख रहे हैं कुछ तस्वीरें आपकी, बहुत से शोबिस सितारों के साथ भी आपकी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने भी खूब आपको इस बारे में अप्रिशिएट कहा किया है और कि आपके काम को सराहा है। मुस्तफ़ा जी आवाज आ रही, तो बताएं कितने सेलिब्रिटीज से मिल चुके हैं और किससे मिलने की ख्वाहिश है, और जो पसंदीदा सितारा है या पसंदीदा आपका सेलिब्रिटी है उसके लिए कुछ स्पेशल आप बनाना चाहें? मेरे पास कोई स्पेशल सेलिब्रिटी नहीं है, नहीं जो आपको लेकिन पसंद हो। आए हुए हैं कोई सेलिब्रिटीज हमारे, मुझे नहीं पसंद कोई। यू आर सेलिब्रिटी योरसेल्फ, आप तीनों के तीनों सेलिब्रिटीज हैं, आप तीनों तो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, मूसा आपको भी शुक्रिया, और जो आपसे छोटे भाई हैं वो साथ मौजूद नहीं थे, बट एनीवेज मे भी वो कहीं बिजी होंगे, कुछ और काम कर रहे होंगे, तो ज़बरदस्ती इन्होंने काम किया। और आप देखिए कि वो तीनों जो भाई हैं वो होम स्कूलिंग पर हैं, वो किसी स्कूल में नहीं जा रहे, वो घर पर ही पढ़ रहे हैं, और इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त मिल रहा है ऐसी क्रिएटिविटी के लिए। हाँ, और अभी हमें वक्त लेना है आपसे थोड़ा सा एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, सो स्टे विद अस। आयान और अमान ये 8 माह के हैं, पैदाइशी तौर पर ये चेस्ट से, सीने से जुड़े हुए थे। महंगाई, गुर्बत वालिदैन को इतना बेबस कर दिया कि नन्हे फूलों का इलाज कराने से वो कासिर हैं। हमारे साथ आगे बढ़े, ताउन करें। आप ही के इलाकों में रहते हैं ना, आप ही के महल्ले में रहते हैं, आप ही के जानने हमारी वाले लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, आप डोनेशन कर सकते हैं। वसीम कराची से, वसीम क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके दोनों बच्चों का ऑपरेशन कामयाब हो जाए। आमीन, आमीन। मेरी तरफ से 50,000 में से। बच्चे आपके बिलक रहे हैं, मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक जुमला अगर आप कह सकें अवाम को इन बच्चों की मदद के लिए, खुद से भी मुश्किल है उस माँ के लिए कहना, क्योंकि वो माँ मुसलसल उन बच्चों को संभाल रही है। बच्चे सबके सांझे होते हैं। याद होगा आपको 26 नवंबर को हमने जो शो किया था, जिसकी एक झलक हमने आपको दिखाई कि पैदाइशी तौर पर जो चेस्ट से जुड़े हुए बच्चे थे और उनके वालिदैन परेशान थे, महंगाई और गुर्बत ने उनको बेबस किया था, वो उन बच्चों का इलाज कराने से कासिर थे। लेकिन आज एक नया दिन है, आज एक नई सुबह है, आज एक अच्छा लम्हा आया कि हम आपसे शेयर कर पा रहे हैं कि कितनी ज़िंदगी बदल जाएगी, कितनी खुशियाँ इनके आंगन में आ जाएंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कितना करम हुआ इन पर, और अल्लाह ने ऐसे ऐसे वसीले बनाए, हमारे ही दरमियान ऐसे वसीले बनाए कि जिन्होंने इनकी सपोर्ट की, इनकी मदद की, और फिर सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह ये दोनों बच्चे अयान और अमान आज सेहतमंद हैं और हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ सबसे पहले हम दिखाएं, क्योंकि इसरार साहब, उनकी अहलिया और ये 2 बच्चे आज इस सोफ़े पर बैठे हैं, तो हमें देखकर बहुत खुशी हो रही है, हमारी आंखों में चमक है, हमारी आवाज़ में खुशी है कि ये बच्चे जब लास्ट टाइम हमारे पास आए थे, माँ की गोद में जुड़े हुए थे, बार बार बिलक रहे थे, रो रहे थे। एक बच्चा अगर हिलता था दूसरे बच्चे को भी शायद तकलीफ़ होती थी, अगर एक बच्चा करवट लेना चाहता था तो वो ले नहीं पाता था, लेकिन माशाल्लाह आज ये दोनों बच्चे कितने सेहतमंद और कितने प्यारे, कितने मासूम फूल लग रहे हैं आज। और हमने देखा था जब लास्ट टाइम ये आए थे तो एक शरारत कर रहा था, दूसरे को गुस्सा आ रहा था, और वो बेचारा कोई बस वो रो सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज दोनों भाई एक अम्मा की गोद में, एक अब्बा की गोद में जनाब, और माशाल्लाह खुश हैं, और अम्मा अब्बा को भी दिली सुकून है, क्योंकि वही बात है कि जब बच्चा तकलीफ में होता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ बाप सुकून में हो, उनका कलेजा जो है वो ठंडा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सारिम भाई भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अक्सा ने भी
हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सारिम भाई? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मतलब हम, मुझे याद है जब आप हमने तब प्रोग्राम किया था, हमने कहा था इंशाल्लाह वो लम्हा ज़रूर आएगा, हम इसी प्लेटफॉर्म पर इन बच्चों की दोबारा बात करेंगे और ये अलग अलग हमें नजर आएंगे। बिल्कुल, देखें बात यह है कि ये तो हमें पता था कि जो हम मकसद एक मामला है कि डोनेशंस या सपोर्ट वो कैसे होगी, वो उसकी एक उम्मीद ही हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ होती है कि मेडिकल मामलात होते हैं, बड़ा खौफ होता है उसके अंदर, और दो ऐसे जुड़े बच्चे जो पाकिस्तान में पहली बार इस तरीके का ऑपरेशन हुआ हो, तो उसके अंदर मैंने इसके माँ बाप को भी कहा था, इंसान बाद में ना जज्बाती हो जाता है, किसी की नेकी को भी बदी बना देता है 1 मिनट के अंदर। तो मैंने कहा था देखो भाई, हम कोशिश कर रहे हैं, हम हॉस्पिटलाइज कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, सब कुछ क्या होता है क्या नहीं होता ये सिर्फ अल्लाह को पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, हम भी दुआ करेंगे साथ साथ, आप भी दुआ करो। तो मेरा ख्याल है कि आज सपोर्ट से तो जो कुछ हुआ, लेकिन हम सबकी जो दुआएं बिल्कुल, इसमें दुनिया भर से लोगों ने दुआएं दी हैं इन बच्चों के लिए, सपोर्ट की है कि हाँ वाकई एक चीज़ ऐसी है। और वही बात आज फिर दोहराऊंगा जो उन दोनों बच्चियों के वक्त में, सफ़ा और मरवा के वक्त में उसके मामू ने बात मुझसे कही थी, और उस वक्त मैं यकीन जाने कांप गया था कि वाकई अगर अल्लाह ना करे ऐसा अमल हो जाए तो फिर क्या होगा। क्या कि वो दोनों सरों से जुड़े हुए थे, कहते हैं कि हम सिर्फ ये सोचते थे अगर एक किस में डेथ हो गई तो फिर क्या होगा, कैसे इसकी तकफीन होगी या दूसरे को भी मारना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी जो है ना मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई इसको लेके आए और हम एक कोशिश करके और देखते हैं। अल्लाह ने उस कोशिश में भी कामयाब किया, बिल्कुल अल्लाह ने इस कोशिश में भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब किया। असरार साहब, कितने खुशी का दिन है आज कि आप जब यहाँ पर आज दोबारा आए हैं तो ये बच्चे बड़े सेहतमंद अलग अलग गोद में बैठे हैं। जी खुशी तो हो रही है, आपके सामने पहले भी आए थे, आपने खुद देखा था। तो हम तो बाप हैं इनके, तो हमें तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी जब आप बिल्कुल कोई हम बाहर कोई मिल जाए या घर में कोई आके इनको देख के वो परेशान हो जाते थे, इनको क्या हो गया है, कितनी तकलीफ से गुजर रहे। चले अभी क्योंकि वो थोड़ा सा रो रहे हैं तो हम आपसे दोबारा आते हैं। अभी भी देखिए, एक रो रहा था, दूसरा कह रहा है मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी रोना शुरू कर देता हूं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इनकी हालत से मुताल्लिक, बिकॉज आप उस वक्त भी साथ थी इनके, आप इनको बाकायदा देखती हैं कि कोई मसला ना हो, तो जिस तरह ये भी रो रहे हैं, क्या ये जिस तरह नॉर्मल बच्चा रो रहा होता है उस तरह रो रहे हैं या कोई तकलीफ है? ये कुछ है अभी भी तकलीफ है ना, पेन में है ऑलरेडी। एक बच्चे की जो है वो रिब्स भी कटी हुई हैं। ओके, तो रिब्स कटी हुई ऑब्वियसली वो बहुत पेनफुल चीज़ है। तो जो अमान है वो ज़्यादा पेन में है इस वक्त। अच्छा, 12 दिसंबर को इनका ऑपरेशन हुआ, तो 12 दिसंबर से लेके अब तक जब 7 जनवरी है, रूटीन के चेकअप्स हो रहे हैं इनके? पहले एक्चुअली जब आपका प्रोग्राम हुआ तो उसके मैंने आपको बताया था कि भाई नेक्स्ट डे इनको एडमिट करवाना है, तो इनके सारा पहले इन्वेस्टिगेशन हुई, प्रोसीजर्स हुए, फिर उन्होंने हमें बताया कि अब इनका ऑपरेट फाइनली हो सकता है। और 12 दिसंबर को इंशाल्लाह इनका कंप्लीट ऑपरेट हो गया। तो काफ़ी लंबा ऑपरेशन था, लाइक सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ है और शाम के 5 बजे उन्होंने हमें बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक हैं। ओके। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक दोनों वेंट पे रहे। अच्छा। टोटली वेंट पे थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये अभी 1 वीक हुआ डिस्चार्ज हुए। ओके। और अभी भी स्टिल पेन में है और वीकली चेकअप ज़ाहिर है पेन है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। असरार साहब, जो वक्त था जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा था कि सुबह के वक्त लेकर गए ऑपरेशन थिएटर, शाम 5 बजे मालूम हो रहा है कि ऑपरेशन हो गया, वो घंटे गुजारना सबसे ज़्यादा तकलीफ दे थे? जी बिल्कुल, क्योंकि जब से पैदा हुए इसी बात का इंतज़ार था कि ऑपरेशन होगा, कैसे होगा। तो बस अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि ऑपरेशन का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे जितने कराची में ख़ानदान वाले आए थे, सब बाहर बैठे थे, तो सब दुआओं में, वालदा भी मेरी, जितने ख़ानदान वाले बाकी। तो सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे अंदर किया, फिर वो रात तक कोई खबर नहीं थी क्या होगा, दुआएं में दिल ऐसे धक-धक कर रहा था, बंद हो रहा होगा दिल, जाहिर है बच्चे हैं, जिगर के अंदर से ना कोई बाहर निकला ना कोई अंदर गया। जब से बंद हुआ हम बाहर ही बैठे थे, तो ना कोई खाने का गम ना कोई सो, सारा दिन इसी में गुजर गया। मेहमान भी आए थे, उनको हमें नहीं देखा, बस इसी परेशानी में। तो जब अच्छा, मैं देख रही हूँ इसरार साहब की आंखों में भी खुशी और एक सुकून वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, खुशी के आंसू। अच्छा, मैं माँ से भी बात करना चाहूँगी। जब आप उस दिन आई तो मैंने देखा कि आप रो रही थी और एक उम्मीद थी आंखों में कि बस कुछ हो जाए, एक मौजज़ा हो जाए, मेरे बच्चे इस तकलीफ़ से निकल जाएं। तो आज अल्लाह का शुक्र है, अभी एक वक्ती तकलीफ़ है जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दोनों अलग हैं, एक अम्मा की गोद में, एक अब्बा की गोद में है। माशाल्लाह, स्माइलिंग। हाँ, एक रो रहा है लेकिन दूसरा भी आपको देख के खुश हो गया है। तो प्लीज़ आज आप क्या कहेंगे? चले कोई नहीं, वो क्योंकि बच्चा उनकी गोद में रो रहा है। असरार साहब,
अब जब इस बच्चे को आप देख रहे हैं, आपकी गोद में मुस्कुरा रहे हैं, उसकी आंखों में लग रहा है, शरारत नज़र भी आ रही है। एक बाप की जो फीलिंग्स हैं वो बड़ी डिफरेंट होंगी। बिल्कुल। अब ये तो माशाल्लाह सेहतमंद है, वो थोड़ी परेशान होता है इस वजह से, तो ये तो माशाल्लाह अभी वास्ते भी है और हाथ पैर में मारता है। इंशाल्लाह खुशी हुई है इनको देख के। तो बस जब बच्चे आपस में जुड़े हुए थे तो तब उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा, अल्लाह का इतना करम होगा। हमारे जो भाई जो बहनें हमें देख रहे थे उन्होंने बड़ी हेल्प की, हमारा हाथ थामा, कंधे से कंधा मिलाया। आपको उम्मीद थी इस चीज़ की? जब पैदा हुए थे अल्लाह ने कि किसी का हाथ इसमें था नहीं, ना कोई और बात थी, अल्लाह ने किए तो उम्मीद थी अल्लाह से इंशाल्लाह होगा। हमारे तो कुछ इस तरह हालात नहीं थे कि इनका इतना बड़ा ऑपरेशन हम करा सके या इतना बड़े हॉस्पिटल में ले जाए, इतना पैसे लग जितना। हमारी ज़हन में एक बात थी कि अल्लाह ने दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह रास्ता बेशक अल्लाह ने रास्ता बनाया, अल्लाह ने वसीला बनाया। निसार साहब कुछ कहना चाहेंगे स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपका हाथ थामा, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जिन लोगों ने बच्चों को अपना बच्चा समझा, जिन लोगों ने आपको अपना भाई समझा, आप इनको अपनी बहन समझा? बिल्कुल, इसमें तो सर फहरिस्त जो हमारे सर है, सर सारे इनकी ज़रिए से, क्योंकि हमें तो कौन जानता है, ना आप जानते, समा वाले ना कोई और जानते। आज यहाँ आए हैं, आपकी ज़रिए से लोगों ने तावन किया है, सबका जो है हम तो सर को ही देते हैं क्योंकि उनके ज़रिए से हम आए हैं। सबसे पहले हम शुक्रगुजार अल्लाह के, उसके बाद सर सारम के हैं कि उनके ज़रिए से बाकी जिन लोगों ने तावन किया है इसके साथ, तो सबकी शुक्रगुजार है। अल्लाह उनको अजर दे, हम तो दुआएं दे सकते हैं, हमारे पास दुआएं हैं इंशाल्लाह सबकी। सारिम भाई, जिस तरह उन्होंने वो वक्त बड़े मुश्किल से गुजारा कि मेहमान भी आ रहे थे हॉस्पिटल तो वो उनको देख नहीं रहे थे, ज़ाहिर है सारा जो फोकस है, अटेंशन है वो है कि अंदर ऑपरेशन थिएटर में मेरे बच्चे हैं और उनका ऑपरेशन हो रहा है। आपने वो लम्हात कैसे गुजारे? क्योंकि ज़ाहिर है आप देखते रहे, आपको मालूम था कि अब ऑपरेशन हो रहा है और आपकी भी बस लबों से बार बार दुआ थी कि जल्द से जल्द अच्छी खबर सुनने को मिले। खौफ सा होता है, वो खौफ तो रहता है, खुशी भी थी कि चलो एक काम हो रहा है, लेकिन हाँ जब डॉक्टरों ने बताया फिर अगली खबर ये दी कि वेंटिलेटर पे, तो भी एक खौफ दोबारा से आ गया। लेकिन जब वो शिफ्ट हुए रूम में तो फिर तसल्ली हो गई कि चलो बस अब वैसे तो सेफ हो गए, बाकी हर वक्त ही वैसे तो अल्लाह के हवाले होता है, लेकिन अब ये कि ज़रा बेहतरी की तरफ है। मगर एक चीज़ शुएब भाई मैं इनके सामने ही कहूँगा, अक्सर ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, उनमें ना एक लालच ही होती है और जब उन्हें सपोर्ट करो तो वो लालच और बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जिन्हें हम पहले दिन से देख रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक ही सवाल किया कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चे हमारे सही हो जाएं, बच्चे हमारे जो हैं अम्मा की गोद में बैठ जाए, अब्बा की गोद में। ये चीजें देख एग्जांपल सेट होती है। और ये कोई अमीर आदमी नहीं है, ये एक गरीब आदमी 18,000 का मुलाजिम है एक फैक्ट्री के अंदर। 6,000 उस दिन मैंने पूरा इसका हिसाब लिया तो बता रहा कि 6,000 रुपये मैं किराया देता हूँ घर का, 6,000 दूसरा भाई देता है, 12,000 रुपये। हाँ अभी तो जॉब भी चली गई कि बच्चों के सिलसिले में ऑफ नहीं दे रहे थे इनको ना, तो फिर ऑब्वियसली हॉस्पिटल में रुकना था तो फिर उन्होंने लेफ्ट कर दिया। लेकिन आज भी, आज की तारीख भी इसने हमसे कोई किसी की जो एक सपोर्ट हुई है हम इसको करते चले गए। इन्होंने किसी चीज का मुतालबा नहीं, ना ये बहन ने हमारी, ना उसने, किसी ने भी नहीं। तो ये चीज़ें फिर अल्लाह भी तो देख रहा होता है ना, फिर उसी तरीके से सपोर्ट भी कर रहा होता है ना। ये पाकिस्तान में इस तरीके का एक ऑपरेशन होना, मैंने सुना फर्स्ट ऑपरेशन बिल्कुल था, और इसमें सेकंड ऑपरेशन आगा खान में इससे पहले 10 साल पहले एक और ऑपरेट हो चुका है, 10 साल, और अभी 10 साल बाद ये सेकंड ऑपरेट था। AKU वालों ने ताउन किया, उसमें डॉक्टर जफ़र हैं, डॉक्टर आयशा हैं, फिर हमारे एक डोनर हैं, सपोर्टर हैं नासिर अब्दुल्ला लोता साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उन्होंने, मैंने इनको कल परसों मिलवाया भी था, उन्होंने ये कहा है कि जो भी आगे भी इनकी मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है या इनकी तालीम की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ वो देखेंगे जब तक ये पढ़ना चाहते हैं। तो वो नासिर साहब या AKU वाले या जफ़र साहब, इन सब ये एक मिल करके काम होता है। अगर मैं कहूँ मैंने कर दिया है, आपने कर दिया, नहीं, हम सब ने मिलकर करना होता है। समा अगर ये प्लेटफॉर्म ना देता तो शायद हम इस स्टेज तक के नहीं पहुंच पाते। हर शख्स की अपनी एफर्ट रही, आपकी अपनी एफर्ट रही, हमारी एक छोटी सी कोशिश रही, और स्पेशली जिन लोगों ने हमें उस दिन कांटेक्ट किया उनकी तो बहुत ज़्यादा कोशिश रही। तो आज वो सब लोग भी हमें देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि शुक्रिया, आपकी वजह से, आपके ताउन की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से आज हमारे इस सेट पर वो माँ बाप जब आए हैं तो वो बच्चे अलग अलग गोद में मौजूद हैं। जिस चीज़ की आपने दुआ की, जिस चीज़ की हमने दुआ की, जिस चीज़ के लिए आपने कोशिश की, आज उस कोशिश का रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है
कि माशाल्लाह अयान और अमान अपने यानी कह सकते हैं कि लाइफ अब इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमने उस वक्त भी कहा था कि दोनों की इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी जो है ना, उसके लिए हमें ये सपोर्ट करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिसने ताउन किया, जिसने दुआ की। और सारा मुझे लगता है ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है, क्योंकि वो उन्होंने हमारे साथ चले। वो हमने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की थी कि कॉल करें, इनका हाथ हम इनका सहारा बने, और हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारी जो माएँ घरों में बैठी, उन्होंने इनके दुख को अपना दुख समझा। और आज वो बच्चे अपनी माँ की, अपनी बाप की गोद में है। और उस दिन मैंने देखा था हमारे सेट पे एक थोड़ी सी उदासी थी, आज खुशी है, आज खुशी का समय है, क्योंकि माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी तकलीफ है, दुआ कीजिए वो तकलीफ भी बहुत कम हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सबका भी जिन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम ये अच्छी खबर, ये खुशी की खबर शेयर कर पाए। आप इन माँ बाप के जो चेहरों पर खुशी है, वो आपकी वजह से, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने आप लोगों को वसीला बनाया, और आपकी दुआओं से और ताउन से आज हो पाया। वो सेगमेंट है जिसमें आप कर सकते हैं हमसे बात, आपका मसला होगा और हल होगा हमारे पास, यानी जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके पास। डॉक्टर खुरम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो थोड़ी बहुत सर्दी है कराची में, पता है, थोड़ा सुकून ही हो जाता है कि सर्दी तो नहीं लगती मगर थोड़ा पसीना कम हो जाता है। हाँ, और थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि ठीक है, बाकी पूरे पाकिस्तान के साथ हमने भी सर्दी एंजॉय बनाई है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बात है। एक नाम आ जाता है, सर्दियां हैं, जनवरी है, ठीक है। और मगर होता ही है कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, मिट्टी। माशाल्लाह शहर इतना चमक चुका है साफ सुथरा होने के बाद। रोम बनने वाला है, रोम बनने वाला है, बस बन चुका है। बल्कि ना अब 2-3 सड़कों पे जाएं तो आपको लगेगा कि मोइंजो-दड़ो भी बन चुका है, ठीक है। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि एक तो वैसे हमारे यहाँ सर्दी थोड़ी ड्राई होती है, कराची में क्वेटा की हवाएं आती हैं। सेकंड, इतना डस्ट है, इतना पोल्यूशन है, उससे क्या होता है कि आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ, खुश्की सिकरी जमा होती है। पोल्यूशन एक फैक्टर है, बहुत बड़ा मेजर, बहुत मेजर फैक्टर। डैंड्रफ का, एक्नी का, एक्जिमा का, देखिए जितनी भी बीमारियां हैं, पोल्यूशन, गंदगी, आलूदगी, आप जहां से गुजरते, इवन आप शारा फैसल से जाएं तो मतलब इतनी मिट्टी है। अच्छा, और गटर का पानी जब उसमें मिक्स्ड होता है, ठीक है, तो उससे आप जो उसके बाद जो वो ड्राई होता है, उसके बाद जो डस्ट उठती है, जो मोटर बाइक, वो जाके डैंड्रफ पैदा करने का एक बहुत बड़ी सबब होता है। इसके अलावा डिफरेंट बीमारियां भी हम देख रहे हैं, सिर्फ डैंड्रफ नहीं, और भी मूजी मर्ज रहे हैं इसी तरह लोग मुब्तला। देखें पाकिस्तान अभी तक, आप देखें जो अभी WHO की रिपोर्ट है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो दुनिया में पैदाइश के फौरन बाद बच्चे मरते हैं, अफ्रीका की 2-3 कंट्रीज हैं और पाकिस्तान है, ठीक है। आप ये देखें कितना मतलब शिद्दत, अलार्मिंग है बहुत। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप देखें कि इसी के साथ क्या होता है कि जी आपके बाल, जब आपके अंदर खुश्की बहुत डेवलप होती है तो साथ साथ आपके बाल अंदर ही अंदर जैसे दीमक लग जाते हैं ना, खोखले हो जाते हैं। तो बाल आपके कैसे गायब होना शुरू होते हैं, ये देखिए, बड़ा एक पैटर्न में आपको फोकस करके दिखाऊंगी। ये देखिए, अच्छा, नहीं ये खुश्की की वजह से बालों का गायब होना, बिल्कुल खुश्की की वजह से आज हम बालों का गायब होना करेंगे। देखिए, ये तो एलोपेशिया है, ठीक है, ये पहली चीज जो है ये एलोपेशिया है। और ये पैटर्न आप दिखाएंगे खास तौर पे कंपैरिजन में कि आपके सर पे दाने भी आना शुरू होते हैं, आपके सर के अंदर डैंड्रफ है। मेल पैटर्न बाल्डनेस खवातीन में भी होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो बड़ी वजह होती है हार्मोन्स की, सेकंड आपके डैंड्रफ एक्यूमुलेट रहती है। आप क्या करते हैं जी, बहुत सारे लोग कुछ तेल लगा लिया, कुछ क्रीम लगा ली, कुछ टैबलेट खा ली, कोई ब्रश कर लिया, बीमारी जड़ से नहीं जाती। अच्छा। तो उसके बाद आपकी ये पोजीशन होती है, और इतना शदीद जब आप उसको बहुत ज्यादा स्क्रैच करते तो आपके सर पे किस तरह से इन्फेक्शन होते हैं, जख्म बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं जी, और दाने आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज, अगर इसी को अगर आप थोड़े दिन और इग्नोर करते चले जाते हैं और केयर नहीं होती है तो इवेंचुअली ये देखें कि आपके पूरे जिस्म में फैल के, ये देखें इस तरह से एक एलोपेशिया की किस्म है, जो एक तो अगर आपके घर में आपने बिल्लियां पाली हुई हैं, तोते पाले हुए हैं, सफाई नहीं है, फिर पसीना आ रहा है, फिर गर्दो गुबार जमा है, ये देखिए, ये बाल खोरे की एक फॉर्म है एलोपेशिया एरिएटा, ये देखें। और इसमें क्या होता है कि बीच बीच में आपके दाने भी होते हैं, कुछ बीच के क्लियर पैचेस भी होते हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आपके अंदर डाइट में डेफिशिएंसी होती है, खुसूसी स्पेशल मादनियात की, जैसे कि अगर आप आलू है तो आलू ही रोज खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। कोई एक बैलेंस डाइट नहीं होती, आप एक ही चीज पे लगे हुए हैं। अच्छा, अगर आप गोश्त भी रोज खा रहे हैं ना तो भी आपके अंदर बैलेंस डाइट नहीं है, मिनरल्स तमाम नहीं है। अगर आप बैलेंस रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप
जब भी आप नहाया करें ना तो सबसे पहले तेल लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालों की गजा है ना, लेकिन लोग नहीं समझते, वो कहते हैं जी टाइम नहीं है, फलाना ट्रीटमेंट हो गया, ये हो गया, वो गया। लड़कियां आजकल वो रिबॉन्डिंग और वो कराने के बाद करवा लेती हैं, वो कराती है, उसके बाद 6 महीने तक तेल नहीं लगा सकती, ठीक है, क्योंकि अगर आप तेल लगाएंगे तो बाल, और जो उससे आपके बहुत अंदर डैंड्रफ जमा होती है और साथ में छोटी छोटी जुएं लीकें होती हैं। अच्छा, सेकंड चीज ये सेबरिक डर्मेटाइटिस कहलाता है, ये ट्रांसफरेबल भी है कि मतलब जैसे अगर आपने किसी ने कंघा इस्तेमाल किया, ब्रश इस्तेमाल किया, फिर वो किसी बच्चे ने इस्तेमाल किया, उससे जाके पूरे घर में फैलता है। सेकंड जी, अच्छा खुरम, मैं यही आपसे चीज पूछने लगी थी कि ये हम इस चीज को बहुत लाइट लेते हैं कि किसी का भी कंघा मेकअप रूम में हो या कहीं भी फौरन इस्तेमाल कर लेते हैं ना जाके, किसी भी कहते थे तुम्हारे बैग में कंघा हो जरा दे दो, लेकिन ये ज्यादा बीमारियां बालों की फैलाता है। बिल्कुल फैलाता है, बिल्कुल फैलाता है। और सेकंड चीज, अगर आप लेटे हुए आपको पता भी नहीं है, आपका गिलाफ है, पिलो कवर है, उससे ये फैलता है। थर्ड, आप बड़ी इंपॉर्टेंट, लोग टॉवल भी बहुत सारी शेयर करते हैं, ठीक है, टॉवल आपने एक से किसी ने बाल साफ किए, उसने कर ली। और चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप बैठे हुए, आप बहुत सारे लोग होते हैं जी, आपके सर में खूब इन्फेक्शन है, आप बैठे, आपने हाथ फेरा, उसके बाद आप हाथ मिला रहे हैं, ठीक है जी, आप सोफे पे हाथ रख रहे हैं, दूसरे आदमी का हाथ 5 मिनट बाद वहां आया, तो इससे ये इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ फैलता है, लोगों को आइडिया भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो नहीं फ्रेश पिलो कवर का यूज, टॉवल शेयर नहीं करना, और अब जिस तरह बाबा कहते हैं ना कि हैंड सैनिटाइजर, तो वो यूज करना इसलिए भी शायद जरूरी है कि अगर आपने हाथ फेर लिया बालों में एंड देन यू यूज सैनिटाइजर तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। मगर पता है आजकल सैनिटाइजर थोड़ा सा कम करें। अच्छा, इतना ज्यादा लोगों ने किया, ये देखिए ज्यादा सैनिटाइजर की मैं बहुत जबरदस्त अलामत लेकर आया हूँ। ये देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज करते हैं और हाथों के अलावा आप पूरे आर्म्स में आता है, उससे क्या होता है, एक्जिमा डेवलप होता है। अच्छा जी, बिल्कुल, ज्यादा सैनिटाइजर यूज करने से देखिए आपके तमाम, एक होता है ना कि जी तमाम जरासीम मार देगा, कुछ जरासीम आपके बैक्टीरिया आपकी बॉडी स्किन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। आप इतना ज्यादा लोग ऑब्सेस्ड हो गए, इतने ज्यादा खवातीन में नाखूनों की, हाथों की शदीद बीमारियां आ रही हैं क्योंकि वो हर वक्त उसको केमिकल से धोते रहते हैं। ऐसा ही है। तो आप इतना ज्यादा सैनिटाइज नहीं करें, थोड़े जर्म्स जरूरी हैं हमारे, क्योंकि जर्म्स होंगे तो हम उनसे जब लड़ेंगे तो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सब लोग ये बात समझते नहीं है, लोग समझते हैं जी बिल्कुल क्लीन हो, हम हमेशा ये कहते हैं कि वो थोड़ा सा, हाँ, वैसे जो बच्चे मिट्टी से खेलते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। चलिए जी, हमारे पास कॉलर है तूबा फ्रॉम कराची। तूबा, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी प्लीज कीजिए। जी, मुझे अपने हेयर के बारे से बात करनी है। मेरे हेयर जो है ना बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और ना थोड़ा सा ना गंजपन सा भी हो रहा है, और ना मेरी शादी होने वाली है, तो प्लीज आप मुझे अपनी एक प्रोडक्ट दे दें गिफ्ट के तौर पे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं तो बिल्कुल मैं आपको एक तो विटामिन तो फौरन भेज रहा हूँ, और सेकंड हम तेल भी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, आप बेफिक्र हो। और एक और चीज पूछनी मुझे आपसे, स्किन पे बहुत सारे निशानात से और एक गाल पे ना बिल्कुल से, और ना मेरे कलर तो फेयर है लेकिन जो है ना स्किन पे निशानात बहुत हैं, खराब हो रही है स्किन, मुझे इतनी टेंशन हो रही है। मतलब झाइयां टाइप हैं क्या है? जी झाइयां ही हैं, बिल्कुल से हो रहे हैं, स्पॉट से हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, 2-3 महीने हो गए, मैं बिल्कुल आपके लिए पूरा डिटेल से ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सर। इससे पहले कि आप जवाब दें, कॉलर है असद फ्रॉम वाकेंड। असद, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है, तो प्लीज अनम है मुल्तान से। अनम, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगी? गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है। अच्छा जी, बेसरा। और बालों में, सर में भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। अच्छा, और बाल बहुत बेरुखे हो रहे हैं जी, बेरौनक हो रहे हैं। अच्छा जी, सेकंड चीज, पूरा जिस्म बहुत ड्राई है, तो हाथ पैर भी बहुत खुश्क हैं आपके? जी बहुत ज्यादा, बिल्कुल, और जैसे झुर्रियों जैसे आ जाते हैं हाथों पे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक पिक्चर थोड़ी सी दिखा रहा हूँ, ये ऊपर वाली आप इग्नोर कीजिएगा, नीचे वाली देखिएगा। ये देखिए, इस तरह से तो आपके हाथ पैर ज्यादा बहुत ड्राई नहीं होते साबुन पानी के काम के बाद, बहुत ज्यादा स्केलिंग, ड्राइनेस, फ्लेकी, ये सब होता है इसमें? जी होती है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी, बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। पहले मिस अनम से स्टार्ट करते हैं जी, मुल्तान से। अच्छा जी, देखिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन है आपकी बॉडी के लिए, और आप आराम से ना देखिए, मुल्तान में आप निश्चित मेडिकल कॉलेज के पास जाएं, जितने भी 5, 6, 7 स्टोर्स हैं लाइन से, वहाँ से आप डिस्पेंस कराएंगी, बनी बनाई लेंगी, ठीक है। लिखे लिक्विड पैराफिन 50%, ठीक है जी, वाइट सॉफ्ट पैराफिन 50%, ग्लिसरीन 30 ml और सैलिसिलिक एसिड 1.5%, यानी 1.5%, ठीक है, इन एक्वा बेस, एक्वा मतलब पानी, ठीक है। ये आप बनाएंगी 200 ग्राम और बना के एक बड़ी डिबिया में घर में रख लें, और पूरी बॉडी पे आप ट्वाइस अ डे
साबुन पानी के काम के बाद बच्चों की कभी लोग खवातीन नैपी वगैरह चेंज करती हैं, या कोई मैनिक्योर, बहुत सारी बेगम साहिबाएं वो मैनिक्योर पेडिक्योर एक्सेसिव कराती है, रोजाना 2 दिन छोड़ के सैलून करवाने से भी आपके हाथों पे बिल्कुल लेडीज आती है मेरे देखिए एक नाखून में एक वो ना, हर वक्त फाइलिंग हो रही है, तो उनके हाथों में बहुत ज्यादा इशू होता है ना। अब रोज ऐसी मतलब मैं तो 2 दिन के बाद सैलून जाती हूँ जब मुझे ये फाइलिंग, तो उससे आपके हाथ बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन इशू था, ठीक है, तो आपको ये करना। अच्छा, पहली हमारी कॉलर थी, उसके लिए जी तेल हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट वीक जरूर इंशाल्लाह, और ये विटामिन है, ये आपने जरूर अच्छा, ये क्या है? ये देखिए, ये मल्टी विटामिन है, इसके अंदर एक तो बायोटिन जी। अच्छा देखिए, स्किन, हेयर, नेल एक ही चीज है। हाँ, ये तूबा का बता रहे हैं ना? जी, तूबा का। ओके, तूबा के लिए जनाब ये मिल गया है, तो तूबा ये मंगवा सकती हैं। और जनाब तेल भी आपने तेल भी आ रहा है, और अच्छा उनके चेहरे पे निशान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तूबा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप चेहरे पे क्या करना है, एक क्रीम मिलती है पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह अवेलेबल है, कैनाकॉम, ठीक है, कैनाकॉम, ठीक है। उसके अंदर आप रोज वाटर और थोड़ी सी, देखो ये हल्दी बड़ी जबरदस्त चीज है, लोग समझते हैं पता नहीं कि हल्दी से कोई गर्मी आ जाएगी या कुछ वो, लेकिन अफरम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, ये भी बताने की जरूरत है कि हल्दी थोड़ी सी लें। लोग इतनी हल्दी लेते हैं चेहरा पीला करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। ये देखिए, ये चुटकी हल्दी है, मैं इसको ये देखिए इतनी सी हल्दी, ये देखिए चुटकी पूरे मुंह पे मल दी। हाँ, इतनी सी हल्दी क्या, बिल्कुल, ये देखिए ये चुटकी हल्दी बहुत है, ठीक है। और ये दूध में भी आप पियेंगे तो एक चुटकी डालेंगे, 2 चमचे, और दही में मिला के भी आप चेहरे पे लगाएं, आपके निशान गायब होते हैं। बिल्कुल से बिल्कुल लगाएं और खाएं। बिल्कुल डॉक्टर खरम, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। हवा की बेटी पर 2020 भारी रहा। जो केसेस की तादाद हमने आपको बताई है, तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए, और जो रिपोर्ट नहीं हुए उनकी तादाद का किसी को इल्म नहीं है। ख़वातीन इस माशरे में ज़्यादती का निशाना बनती चली आ रही हैं, और दुख की बात यह है, अलार्मिंग बात यह है कि इनमें कमी नहीं आ रही बल्कि इनमें हम इजाफा ही देख रहे हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो शिकायत नहीं करती, जो रिपोर्ट नहीं करती। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनका घर किसी तरह बसा रहे। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो ये सोच रखती हैं कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इसलिए वह बर्दाश्त करती आती हैं। पंजाब कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन की लीगल एडवाइज़र आमिना एडवोकेट साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। आमिना साहिबा, बेहद शुक्रिया। आमिना साहिबा, पंजाब विमेन हेल्पलाइन का नंबर है 1043। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ज़्यादा कॉल्स इस नंबर पर अर्बन एरियाज से आई या कि रूरल एरियाज से आई? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि पहले तो मैं समा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, हवा की बेटी जो है वो ये टॉपिक मुंतखब किया। जी हाँ, बिल्कुल, पंजाब वुमेन हेल्पलाइन जो है वो 24 घंटे ख़वातीन के लिए जो है वो बिल्कुल काम कर रही है, और जो है वो सुबह भर से जो है वो ख़वातीन को गाइड कर रही है, उनकी मदद कर रही है। एक बात मैं वाज़ेह करती चलूँ कि जो पंजाब वुमेन हेल्पलाइन है, उसकी जो मिनिस्टर साहिबा हैं आशफा रियाज फतियाना साहिबा, और जो मैडम सेक्रेटरी हैं अमरीन रजा साहिबा, बिल्कुल वो ख़वातीन के लिए जो है वो उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी खुद मुख्तारी के लिए बहुत सारा काम जो है वो डिपार्टमेंट बिल्कुल कर रहा है, जिसमें से ये पंजाब वुमेन हेल्पलाइन भी है। पंजाब वुमेन हेल्पलाइन बेसिकली एक जो है वो एक रोशनी की तरह है। बंद गली में आप खड़े हैं और आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में आपने जाना है, तो बेसिकली पंजाब वुमेन हेल्पलाइन वो उस रोशनी का काम कर रही है, वो डायरेक्शन आपको दिखाती है। जी, इसीलिए आमना साहब हम जानना चाह रहे थे, रूरल एरिया से ज़्यादा रिपोर्ट हुआ या अर्बन एरिया से, ताकि हम समझ पाएं कि कहाँ की ख़वातीन ने ज़्यादा शिकायत की इस नंबर पर? जी, ऐसा मिला जुला रुझान ही रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि जो देही इलाके हैं वहाँ पे अवेयरनेस जो है वो कम है, वहाँ पे मोबाइल्स की सहूलियात जो हैं वो कम है, वहाँ से कॉल्स हमें कम मौसूल हुई है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं उनसे कॉल्स जो है वो हमें, अगर इस तरह पूछ लें परसेंटेज में, कितने फीसद कॉल्स अर्बन एरियाज और कितने फीसद कॉल रूरल एरियाज से आई? 60-40 का आप 60-40 का रेशो है। अच्छा, और आमना साहब हम ये समझे इसकी वजह ये है कि जो दही इलाके हैं वहाँ पर ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस नहीं है, या मोबाइल तक उनकी रसाई नहीं है, या वहाँ की ख़वातीन ये ज़्यादा सोच रखती हैं कि ठीक है, घर के लिए, बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, माँ बाप के लिए मुंह पे चुप का ताला आपने लगा के रखना है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि यस, बिल्कुल ऐसा है। आज भी दही इलाकों में ऐसी रवायात का शिकार है ख़वातीन, और जुल्म और सितम जो है वो बर्दाश्त करती हैं।
लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ पे भी मुझे अवेयरनेस के लिए जो है वो मौका मिलता है, मैं कहती हूँ कि आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, काइंडली उसको रिपोर्ट करें। ओके। अगर आप अपनी आवाज नहीं बुलंद करेंगे, आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप रिड्रेसल कैसे लेंगे? आप कैसे अपना मसला हल कर सकते हैं? अच्छा, आमना साहिबा, ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा, जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक मसला हल हो नहीं सकता, कोई सपोर्ट कर नहीं सकता। अब मुझे बताएं, स्पेशली सुनने वाली खवातीन के लिए, कि जो किसी मसले का शिकार हैं, जो इस वक्त फेस कर रही हैं इस हरासमेंट को, या जो फेस कर रही हैं बुलिंग को, या जो फेस कर रही हैं घर में होने वाले तशद्दुद को, उन्होंने कॉल कर दी इस नंबर पर, कॉल करने के बाद तरीक़ेकार क्या होता है, किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है? अच्छा, ऐसा है कि जो पंजाब वुमेन हेल्पलाइन है, बेसिकली एक ब्रिज का काम करती है, एक लॉयजन क्रिएट करती है उन डिपार्टमेंट्स के दरमियान में और उन मुतासरा खवातीन से रिलेटेड। होता यह है कि जब कोई खातून हमारे पास कॉल करती है, तो अगर जो इदारे हैं, मुतलका इदारे, जैसे कि कोई घरेलू तशद्दुद का शिकार है कोई खातून, और वो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करती है और वो हमें ये शिकायत करती है कि पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अच्छा, तो फिर ये हेल्पलाइन वहाँ पे ये काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है कि वो उन मुतलका इदारों से कनेक्ट करती है ताकि उस खातून का मसला हल कर सके। सही, ठीक है। बेसिकली ये एक ऐसी हेल्पलाइन है जो अरबाब इख्तियार तक आपकी आवाज को बिल्कुल पहुंचा सकती है। और आमना साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसी हेल्पलाइन का कायम हो जाना, फिर उस पर काम होना, या उसके तवस्सुत से खवातीन को इंसाफ भी मिलना, किसी हद तक तो चले इंसाफ मिलता है। 2020 के अदाद शुमार हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए। मुझे ज़रा ये बता दें कि 2019 में केसेस ज़्यादा थे या 2020 में अदाद शुमार बड़े हैं? 2020 में जो है वो अदादो शुमार जो है वो बड़े हैं, क्योंकि कोविड था और जो है फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, और जो है वो जॉब नहीं है, फिर घर में लोग बैठ गए, तो फिर इस वजह से खवातीन जो है वो तशद्दुद का शिकार हुई हैं। अच्छा। लेकिन हमारे लिए ये प्रॉब्लम था कि जो है उनको खवातीन रिपोर्ट करने से डरती हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मैं यही कहती हूँ कि उनको रिपोर्ट जरूर करें। बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं पर रिग्रेशन हो, वार्न किया जाए एक्यूज पर्सन को कि आपके साथ क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, ये बताइएगा आमना साहिबा कि जब हम स्टैट्स शेयर करते हैं कि इतनी शिकायत मौसूल हुई, तो उसमें से कितनी शिकायत का अजाला हुआ, कितनी ऐसी खवातीन हैं जिनको इंसाफ मिला, कितनी ऐसी खवातीन हैं जिसको कॉल करने के बाद इंसाफ मिला या उसकी जिंदगी में बेहतरी आई? देखें, ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी हमें जो है वो कॉल्स मिली हैं जिसमें हम मतलब हम लोग ने बिल्कुल कोशिश की है कि उनको रिड्रेसल उनको मिल सके। उनको जो जैसे अब जो पुलिस में जाती हैं वहाँ पर जो है वो FIR नहीं काटते पुलिस वाले, लेकिन जो पंजाब वुमेन हेल्पलाइन है वो उससे काफी खवातीन की हेल्प की कि FIR जो है वो नहीं, लेकिन क्या ऐसे स्टेट्स हैं, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या ऐसे स्टेट्स हैं कि इतनी शिकायत आई, आप लोगों ने लिंक किया, FIR कटी, कार्रवाई हुई और वाकई उसके बाद इंसाफ मिला? बिल्कुल जी, स्टैट्स आप अवेलेबल है, आप जो है वो बिल्कुल वो स्टैट्स प्लीज अगर आप शेयर कर लें कि हमारे पास जितनी कंप्लेंट हुई तो रिजॉल्व भी हो गई वो कंप्लेंट्स। ऐसा है कि जो है उसमें जो है वो आप 40 और 60 पे ही मैं रेशियो आपको बता देती हूँ कि इतना परसेंटेज 40% के करीब हम लोगों ने जो है वो रिड्रेसल किया। अच्छा, आपने कहा 40% जो केसेस हैं वो सॉल्व हुए। अगर मैं फिर स्पेसिफिकली पूछ लूं, अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड खास तौर पे, लेकिन अगर मैं ये सवाल कर लूं, जो शिकायत दर्ज हुई जबरी और कम उम्री में होने वाली शादियों से मुतालिक 205 शिकायत दर्ज हुई थी, 205 में से कितनी बच्चियों को आप लोगों ने बचाया? फिर देखिए, उसमें से 10-12 केसेस ऐसे थे जिसमें हमने पूरी कोशिश की कि पुलिस वालों को हमने उन मुतलका जो एरियाज थे जहां से हमें ये कॉल्स आई वहां पर हमने उनको भेजा। हम फौरी तौर पे इमीडिएटली 15 से कनेक्ट हुए और हमने वहां पे उनको भेजा ताकि जो है उन शादियों को रुकवाया जा सके। लेकिन लेटर ऑन हमारे लिए ये चैलेंजिंग आ जाता है कि समटाइम्स हमें जो है हमारी हेल्पलाइन पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो उस तरह से करेक्ट नहीं वो भेजते। जब वहां पे पुलिस जाती है तो कभी समटाइम्स ऐसा इंसिडेंट होता भी नहीं है,
लेकिन ये कि हम पुलिस वालों या इदारों के साथ हम जरूर नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं होता तो फिर वो उसकी परसेंटेज क्या है? अगर 205 कॉल्स मिली थी कि कम उम्र की शादी है, जबरी शादी है, तो जब जाके चेक किया तो वो मामला नहीं था। कितने फीसद ऐसे कॉल्स थी जिसमें मामला मुख्तलिफ था? 205 वो नहीं है, ये वो कॉल्स हैं जो रिपोर्टेड हैं, जिनके पास जो हमारे पास इन्हीं 205 से मुतालिक तो आपसे मैंने पूछा फिर। अदरवाइज चैलेंजिंग सिचुएशन आपको बता रही हूं। जी नहीं, मैं तो इन्हीं 205 से मुतालिक पूछ रहा हूं कि कितने 205 में से कितनी फेक थी या 205 में से कितनी ऐसी थी जो कि आपको मौसूल हुई और उन पर काम किया गया, जब आपने जाके चेक किया तो वाकई ऐसा था? आमना साहब, आपको आवाज आ रही है? ठीक, आमना साहिबा से गालिबन शायद 205 में से फेक नहीं है। अच्छा, 205 जो है वो हमारे पास कंप्लेंट, यस, जो बस ठीक है। फिर एक बात महक, मैं बस और पूछ लूं कि ऐसा कितनी बार हुआ इन मामलात में, नॉट जस्ट दिस थिंग के कम उम्र की शादी, जो दीगर वाकयात भी थे, कितनी बार ऐसे हुआ कि आप लोगों ने कोशिश की हो कि सपोर्ट करें, बाद में सुलह हो गई हो, बाद में वो कंप्लेंट वापस ले ली गई हो, बैकफुट चले गए हो? बहुत दफा ऐसा होता है कि जो है वो जब हम लोग भेजते हैं पुलिस को तो वहां पे जाके मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है वो बिल्कुल बयान दे देते हैं। अच्छा। कि जी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम इसी चीज को अवेयरनेस के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि देखें जो शादी की उम्र है वो 16 साल है और जो है आप उससे जो है एक्सीड नहीं कर सकते, यानी कि इसकी कानून। हाँ बिल्कुल ठीक। आमना साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी हमारे साथ। और बहुत सारे मामलात भी हैं जिसमें देही और शहरी इलाके दोनों की खवातीन अपने हुकूक से नावाकिफ हैं, यानी जायदाद में हिस्सा, ये भी केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक पैगाम है, लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। आज आपको लाहौर की एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जिन्होंने ख्वाजा सरा को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलियत फराहम की और इसी वजह से ख्वाजा सरा उनके शुक्रगुजार हमें नजर आते हैं। लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर आपकी इन खातून से मुलाकात भी करवाते हैं कि ये कितनी बाहिम्मत और कितनी बाहौसला है और किस तरह से इन्होंने ये काम शुरू किया। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार अनूशे से मिलिए, जिसने अपने घर में ख्वाजा सराओं की दीनी तालीम का एहतमाम किया, साथ ही इन्हें हुनरमंद भी बना रही हैं। अनूशे का कहना है कि इन लोगों को मुआशरे का बाइज्जत शहरी बनाने का ख्वाब देखा है, जिसे वो पूरा कर रही हैं। इस टाइम हमारे पास 10 ख्वाजा सरा काम कर रहे हैं, जिनमें से 5 हमारे एम्पावर हो चुके हैं और 5 इस टाइम उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई, कढ़ाई, फ्लावर डेकोरेशन और वॉल डेकोरेशन समेत मुख्तलिफ काम सिखाए जा रहे हैं। जेरे तरबियत ख्वाजा सरा दीनी तालीम भी दिलचस्पी से ले रहे हैं। अब हम जो हैं वो नाच गाना छोड़ के तो दीनी तालीम जो है वो भी ले रही हैं, सिलाई कढ़ाई भी सीख रहे हैं, साथ साथ दीन की तालीम भी हो रही है। ख्वाजा सरा का नाम सुनते ही जहन में नाचने गाने वालों का तासुर उभरता है, मगर इनको देखकर यकीनन अब ये तासुर नफी करने का वक्त आ गया है। दीनी तालीम के साथ साथ ख्वाजा सरा हुनर सीखकर न सिर्फ मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे, बल्कि मुआशरे में फैलती हुई बुराइयों को खत्म करने में भी मुआवन साबित होंगे। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। ख्वाजा सराओं की भलाई के लिए काम करने वाले अनूशा आज हमारे साथ मौजूद हैं एंड वी हैव अ ट्रांसजेंडर विद अस, शमा। आप दोनों को हम कहेंगे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। अनुशे, आपसे स्टार्ट करता हूँ गुफ्तगू। बड़ा अच्छा काम आप करें, थोड़ा सा सेंटर से मुतालिक बताइएगा, कब ये बनाया था और कितने ख्वाजा सरा इस सेंटर से फैजियाब अब तक हो चुके हैं? वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में इनवाइट किया। ये सेंटर मैंने बनाया था 6 मंथ्स बैक कोविड में, जब कोविड बहुत पीक पे था और ख्वाजा सरा के जब कारोबार बंद हो गए थे, फंक्शंस और डांसेस, तब मैंने ये कोरोना वायरस में ही स्टार्ट किया था। अच्छा, तो अनुशे, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इसको स्टार्ट लेने के पीछे मकसद क्या था, ये सोच कैसे आई? और दूसरा ये कि जब ख्वाजा सरा आपके पास आते हैं, इस जगह पर आते हैं, तो माहौल में ढलने में उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना होता है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, इनको बिल्कुल भी एडजस्ट करने में फैमिली में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत इजी था इनके साथ एक टीम बना के काम करना। ओके शमा, आप मुझे बताइएगा, आप
कब आई इस सेंटर में, उससे पहले आपकी रूटीन क्या थी, अब जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है, अब रूटीन क्या होती है? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, सलाम। थैंक यू सो मच। आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है, मैं तकरीबन 4-5 माह से, इससे भी ज़्यादा अरसे से मैं इससे काम से मुंसलिक हूँ। अच्छा। ठीक है, पहले मैं अपने नाचने गाने का काम करती थी, अब मैं इधर हूँ और मैं सीख गई हूँ तकरीबन 75% काम। क्या क्या सीखा आपने शमा? अब मैं सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का काम करती हैं, तो ये मुझे बताएं कि उससे पहले हाँ जिस जी, तरह आप मैं बता अपने रही हैं, साथ उनको भी सिखाती हूँ। अब सिखाती भी हैं? वाओ जी, मेरे स्टूडेंट हैं, मैं इनको अरे सिखाती वाह, हूँ। जबरदस्त शमा। लेकिन मुझे बताएं कि अनूशे तक आप पहुंची कैसे? अनूशे ने आपको ढूंढा या आपको किसी ने कहा फिर आप यहाँ पर आई, वो हुआ क्या? जी, ये ना हमारी एक ना मार्केट में मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो फिर आपने उनसे डिस्कस किया या उन्होंने आपको बताया या उन्होंने खुद कहा कि जो भी देखिए, बातचीत हुई आप थी। मार्केट में हैं या कुछ भी आप कर रही हैं तो आप आएं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से कुछ हुआ? नहीं, मार्केट में कपड़े वाली दुकान पर इनकी और हमारी मुलाकात हो गई और इन्होंने मुझे बताया कि मैं ना ये काम करना चाहती हूँ, आप ना मेरा साथ दें। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। मैं कहा बोलते तो बहुत हैं, करता हमारे लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर कुछ और था। ठीक है, इन्होंने ना मेरा नंबर लिया, सुबह को दूसरे दिन इन्होंने मुझे कॉल की। अच्छा। मैं चली गई इनके पास, लेकिन उन्होंने मशीनें मुहैया की, एक मास्टर भी, मैं उनके पास सीखती रही। अभी मैं तकरीबन काफ़ी हद तक सीख चुकी हूँ। अब मेरे स्टूडेंट हैं ख्वाजसरा, वो मेरे साथ काम करते हैं, मैं सिखाती हूँ उनको। माशाल्लाह। और कुरान पाक भी पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह। इन्होंने इंतज़ाम किया। अच्छा शमा, मैं फिर वही बात करूंगा, 5-6 महीने से पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी, इसमें तो चेंज है, वो तो आप बता रही हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें कि बहुत तब्दीली आई है। बिल्कुल तब्दीली आई है, लेकिन तब्दीली का नाम सुना था, हाँ। अपने अच्छा। आप में पाई और मजा आया। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि पहले जब आप नाच गाना या जो भी आप काम करती थी, कितना कमा लेती थी उस वक्त, और अब जबकि बाइज्जत रोजगार है, आप सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, आप सिखा भी रही हैं, अब कमाई कितनी बेहतर हुई है? डिफरेंस क्या आया? अभी तो कमाई तकरीबन वही है अपने नाचने गाने वाली। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं खुद अपना कारोबार करूं। ठीक है, अभी कुछ रहता है, मैं सीख भी रही हूं खुद और इनको भी तैयार कर रही हूं अपने शीमेल को। अच्छा। ठीक है, अल्लाह पाक अच्छी करेगा। तकरीबन मेरा अंदाजा है अभी नया साल चढ़ा है, इसमें मैं कुछ ना कुछ अपने आप को बना लूंगी। जबरदस्त। और ये एक जो एक दिया जलता है ना, जो एक शम्मा रोशन होती है, ये बड़ा ज़रूरी है कि उसके पीछे आप बाकी भी लोगों को लेके चलें। अनुशे, आप मुझे बताएं कि आप इसके अलावा और क्या करती हैं? ट्रेनिंग तो चले आप देती हैं, आप एक बड़ा नेकी का भी काम करी हैं, मज़ीद क्या क्या आप करती हैं? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं लम्स यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे होती हूँ, और उसके साथ साथ मैं सोशल वर्क करती हूँ सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और ऑर्फन बच्चों के साथ। ओके, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अनुशे और शमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस। मसाइल की बात करते हैं, मतलब चीनी आटे दाल का भाव तो हम बताते रहते हैं, मतलब आवाम का वो मसला कि घर में जनाब आपके किचन में सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन आपको नहीं पता, आपके चेहरे पे छाइयाँ आ रही हैं, मोटापा हो रहा है, बाल गिरे हैं, सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती हैं, और क्या होता है, जिसमें दर्द होता है। जिसमें दर्द होता है। वैसे भूख भी ज़्यादा लगती है। भूख भी ज़्यादा लगती है, और सर्दियों में मुझे लगता है भूख आपको बहुत ज़्यादा लगती है। इनको भूख लग रही है, अभी मिलेगा खाना, लेकिन इस शो के बाद एनीवेज जो सर्दियों के मसाइल होते हैं, जब उसकी बात हम करते हैं, तो ऐसे टोटके जो लगे निशाने पर, अब उसकी बात करेंगे। डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे डॉक्टर साहब? अच्छा, भूख पे बात याद आई। हाँ, इनमें कोई ऐसा टोटका बताएं, कुछ ना खाएं, भूख स्टार्ट है। भाई मुझे इतनी भूख लगती है, मतलब सुनने वाले देखने वाले कहते हैं तुम क्या खाती हो? अच्छा, इतनी तुम पतली, लेकिन मैं बाकी बहुत खाती हूं। 2 से 3 फायदे, यानी कि भूख भी कम लगेगी, और अभी जो नई रिसर्च आई है उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 इंच कमर और कम हो जाती है, और ख़वातीन का जो बेली है वो गायब हो जाता है। ये एक
आइटम है जिसको कहते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल। सही है। हम बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन वर्जिन कोकोनट ऑयल लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जिन्होंने 2 टेबल स्पून पूरे दिन में इस्तेमाल किया है तो 1.5 इंच के कमर और उनकी भूख थोड़ी कम हो जाती है। ये तरीका इस्तेमाल इसका क्या है डॉक्टर साहब? इसको आप सिंपल 2 चम्मच बस पी गए? नहीं, वन टेबल स्पून इसको डायरेक्टली ले सकते हैं। बेसिकली क्या है, क्योंकि ऑयल है, ठीक है, तो लोगों का कॉन्सेप्ट भी होता है ऑयल तो वैसे भी हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। वर्जिन कोकोनट ज़हन में रखिएगा, और खोपरे के तेल में और वर्जिन में फर्क ये है कि वो खोपरे से निकलता है सूखे हुए से, ये डायरेक्ट जो मलाई जिसमें होती है खोपरे में उसमें से निकलता है, और ये पाकिस्तान में नहीं निकलता है, आता बाहर से, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली ले सकते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड को गिराता है। जबरदस्त। अच्छा, अब हम जो दूसरी रेसिपी बना रहे हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, लोगों की स्किन बहुत ड्राई हो रही है, खासतौर में मुझे कॉल बलोचिस्तान और सरहद साइड से पीके से ज्यादा आती है, तो हम ऐसा क्या घर में बनाएं जिससे आपका मॉइस्चराइजिंग रहे। तो हमने 2 टेबल स्पून लेना है वर्जिन कोकोनट ऑयल। बड़ी अच्छी आ रही है जी, ओरिजिनल चीज़ों की क्या बात। अच्छा, ये हमने मॉइस्चराइजर बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून वर्जिन कोकोनट डाला। फिर मेरे हाथ में ये बादाम का ऑयल है, ठीक है, हम ये डालेंगे 50 ml। कड़वा बादाम या दूसरा किसी का भी नहीं, मीठा बादाम। मीठा बादाम, ठीक है। वर्जिन के अंदर हमने 50 ml ये डाला। जोजोबा ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है। वर्जिन कोकोनट ऑयल 2 टेबल स्पून, बादाम 2 टेबल स्पून, सॉरी बादाम 50 टेबल स्पून और 50 ग्राम, और वो जो है आपने 2 टेबल स्पून डाला है। इसको मिक्स कर लें। अच्छा, ये मॉइस्चराइजिंग के साथ आपकी जो रिंकल्स आने वाली होती हैं उसको भी रोक देता है। तो एजिंग के लिए आप रात में लगा के सो सकते हैं। अच्छा, पूरी बॉडी पे लगाया जा सकता है। अच्छा ईसा भाई, एक और चीज़ ज़रा बताएं कि सर्दियों में कहा जाता है कि जिनकी स्किन ऑयली है उनकी स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, वो भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरी स्किन वैसे ऑयली है बट इतनी ड्राई हुई हुई है इस वक्त कि मैं खुद वेदर की वजह से एक तो स्किन का इम्पैक्ट आता है, सेकंड सर्दियों में बनिस्बत गर्मियों के लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन वेदर का एक इम्पैक्ट। और ये फैक्टर पे गर्म पानी से नहाना, ऑयल सारा आपका, यस, वो नहाते तो हैं आप गर्म पानी से, लेकिन उसके बाद ड्राइनेस का इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि बाल आपको गर्म पानी से नहीं धोने चाहिए। अच्छा जी, हम बना रहे हैं स्क्रब। सर्दियों में डेड स्किन भी बहुत होती है लोगों की, तो उसके लिए आप घर में क्या कर सकते हैं कि आपने लेना है 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, ठीक है, ठीक है जी। इसी के अंदर आप ऐड कर दें 1 टेबल स्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक हो गया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको आप स्क्रब की तरह चेहरे या हाथों पे या पाँव पे आप यूज कर सकते हैं। डेड स्किन भी खत्म करेगा, 2 टोन स्किन भी खत्म करेगा। अच्छा। 15-20 मिनट लगा के रखें, उसके बाद आप इसको धो लें। अच्छा, इस समय कहते हैं कि जो कॉफी है उसकी भी स्क्रबिंग बड़ी अच्छी होती है आपकी स्किन पे, आप उसको भी किसी ऑयल के साथ मिला के आप उसकी स्क्रबिंग करें, आपकी डेड स्किन रिमूव होती है। बिल्कुल होती है। और ये ग्रीन टी या कॉफी या फिर घर में जो आप चाय बनाते हैं ब्लैक टी बगैर दूध के, उसमें अगर आप डालकर इसको डेली दिन में सिर्फ 2 दफ़ा आप ये करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका बेली कम हो जाए और कमर थोड़ी सी कम हो जाए। ख़ास तौर पे जो हमारी बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनका बेली होता है, फिर उनके घुटनों के मसाइल होते हैं, जी जी। तो डॉक्टर कहता है वेट कम करें। वेट तो होता नहीं है, सिर्फ पेट होता है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप 1 टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून शाम, दिन में 2 दफ़ा, तो ये आपके बेली को कम करता है। और जिनको शौक है कि कमर थोड़ा उसमें आए तो वो लोग भी कर सकते हैं। ये सब अभी तक वर्जिन कोकोनट ऑयल से हो रहा है, सही। हम कोई और चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें सब यूज कर सकते हैं या किसी के लिए है कि नहीं वो यूज नहीं कर सकता, कोई बीमारी हो या कोई और एलर्जी हो या कोई और मामला? आई मीन एलर्जी तो किसी भी चीज से हो तो वो, लेकिन चेक कैसे किया जा सकता है? एक बार यूज करें? हाँ, लेकिन इसके साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है। देखें, हर चीज की एक लिमिट होती है, सही है। इसको आप पूरे दिन में 2 टेबल स्पून से ज्यादा ना लें। यानी कोई ये ना समझे कि मैं 4-5 टेबल स्पून पी जाऊंगा तो ऐसा नहीं। अच्छा, इस बार ये हम बालों में भी यूज कर सकते हैं? बालों में कर सकते हैं, ये पूरी बॉडी पे ड्राई हो जाता है बाल सर्दियों में। देखें ना, एक्जिमा वाले जो होते हैं उनकी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, सोराइसिस की, वो अपनी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ड्राई होती है। तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल थोड़ा सा ड्रॉपर में रखें, आप जहां टाइम मिले आप उसको लगा ऐसे ही आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं ना कि लाइक आप इसके अंदर कोई और ऑयल नहीं मिक्स करें, आप सिर्फ इसी को अपने हाथों पाँव पे। ये अकेला बहुत है, ये अकेला वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत है, बहुत लाइट होता है और बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा हम ये बना सकते हैं, हेयर फॉल लोगों के बहुत होते हैं। अच्छा, बाल अगर बहुत सारी चीजें आपने इस्तेमाल कर ली है ना और आपके बाल नहीं रुक रहे हैं,
तो अल्लाह ताला के हुक्म से मैं ये बता दूं, ये 7 एप्लीकेशन के बाद आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। आपने करना ये है कि आपने नीम ऑयल लेना है। ओके, ठीक है। सपोज करें कि नीम ऑयल आपके पास 2 हिस्सा है, हम 80 ml कहते हैं इसको, 2 हिस्सा नीम हो तो आप उसमें 1 हिस्सा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिक्स कर लें। बस ये हेयर फॉल का ऑयल कितना रेडी है। अब हजारों रुपए आप खर्च करते हो यार, बिल्कुल, तो घर में बैठ के बनाए ना। अच्छा, बना के आप सेव कर लें और जब भी आप नहाएं उससे पहले अपने बालों एक में दिन ऑयल लगाएं, एक दिन छोड़ दें, एक दिन लगाएं, एक दिन छोड़ दें, 15-20 मिनट लगाए, 7 एप्लीकेशन के बाद देखेंगे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। वैसे कंटिन्यू लगाएं। अच्छा ईसा भाई, एक और बात मुझे बताइए, इससे हट के ये कहते हैं कि रात को सोते हुए तेल लगा लो, बड़ा अच्छा रहता है। कुछ लोग कहते हैं नहाने से 45 मिनट पहले लगा लो। बेहतरीन वक्त क्या है? एक्चुअली ये है कि बाल स्किन जो आपकी ये वाली स्किन है, इसको घंटा 2 घंटे चाहिए। ये वाली को सिर्फ 15-20 मिनट भी बहुत है। तो रात का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी के पास टाइम नहीं होता तो भाई रात को लगा के सो जाओ। अदरवाइज पूरी रात भी लगाएं, इसने काम जो करना है 2 घंटे में वो कर गया। तो आप नहाने से पहले अगर लगाना चाह रहे हैं 1 घंटा आप लगाएं, नहाएं, काम उतना ही होगा जो रात में किया, जो रात में किया है। ठीक है, जो रात में ना लगाए वैसे तकिया भी गंदा हो जाता है। मैंने मेरे साथ यही होता है। नीम का ऑयल तो है, अगर वो मैरिड है तो पड़ोसी को बड़ी परेशानी होगी तो उनको दिन में लगाना चाहिए क्योंकि नीम में स्मेल है। ठीक है, चलें जी। ईसा भाई, एक और चीज़ है, हमारे साथ एक कॉलर भी है, आमना, हमें कराची से उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे टोटके बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये सारे प्रॉब्लम्स कॉमन है बहुत ही, स्किन ड्राई, और कराची में भी बहुत होती है स्किन ड्राई। मोटापा तो खैर हमेशा का ही सिलसिला है। बस डॉक्टर साहब को आवाज नहीं आ रही तो कंट्रोल रूम प्लीज ये आवाज बढ़ाइए। डॉक्टर साहब को आवाज तक आमना की आ जाए। जी जी आमना, ऑर्गेनिक ऑयल जो सर ने बताया भी डॉक्टर ने, और वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये कहाँ से मिलेगा कराची में, प्लीज अगर ये बता दें। दूसरा सवाल मेरा, प्लीज रिपीट कर दें सारे, खासकर बेली फैट कम करने का। चलें, ठीक है। अच्छा जी, बेली फैट के लिए मैं बता चुका हूँ 3 तरीके। हम अगर ग्रीन टी पीने वाले लोग हैं तो 1 टेबल स्पून डालेंगे सुबह और 1 टेबल स्पून शाम में, दिन में 2 दफ़ा पियेंगे। ग्रीन टी नहीं पीते हैं आप, कोई बात नहीं, आप घर में जो चाय बनाते हैं बगैर दूध के बनाएं, कोकोनट का वही टेबल स्पून रहेगा, सुबह भी शाम भी। कॉफी में कर लें। अच्छा, ये भी पसंद नहीं है तो आप कॉफी में पी लें। और बहुत सारी हमारी मीडिया की एक्टर्स इसको फ्रिज के अंदर वो जो क्यूब्स होते हैं जी वो बना के रखती हैं। अच्छा, तो वो कोल्ड कॉफी में डाल के पीती हैं। ओके, अब आपने ये बताया कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। हाँ। तो आपके लिए तो ये हो गया कि मैं इनके पास ये एक छोड़ जाता हूँ, आपको तो फ्री में मिल गया। जी, अच्छा, वैसे ही मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये क्योंकि महंगा बहुत है, तकरीबन 1800 रुपये का है। कोरोना है, लोगों के हालात सही नहीं है, तो 30 तारीख तक में आप लोग सब पूरे पाकिस्तान के लिए 1000 रुपए का कर देते हैं। 30 जनवरी तक। जबरदस्त, क्या बात है भाई, हमारे प्रोग्राम से, हमारे प्लेटफॉर्म से कितना फायदा होता है। अच्छा, डिस्काउंट भी मिल जाता है, मतलब कम से कम दवाई सस्ते में पतले हो जाएंगे। अच्छा जी, एक और रेसिपी मैं चाहूंगा। जी। ये लोग ना बड़ी शिकायत करें आजकल भी, एड़ियां फट रही हैं। हाँ। तो आप उसके लिए सिंपल सा क्या करें, रात को सोने से पहले आपने 1 टेबल स्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है। ठीक। थोड़ी सी इसमें आपने सफ़ेद चीनी डालनी है। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह इसमें मर्ज कर लें। उसके बाद आपने इसमें चंद कतरे लेमन डालना है, और आखिरी चीज जो मैं डालने वाला हूं वो है थोड़ी सी शहद। ओके जी, इसका आप पेस्ट बनाएं अच्छी तरह मिक्स करके, और फिर आप इसको एड़ियों के ऊपर, जिनकी फटी हुई एड़ियां होती हैं, उनको लगाएं। इसकी हीलिंग का जो अमल है ना, बड़ा क्विक है सर, मेरी दवाई नहीं कर सकती जो ये करे। ओके, तो घर में बनाए ना, घर में बनाए और करें। इसा भाई, हमें रात को सोने से पहले कर लें आप। बिल्कुल जी, रात सोने से पहले ग्लिसरीन लगाएं, फिर घर में है तो आप लगा के आप। यस, चलें जी, कॉलर है हमारे साथ सलमा फ्रॉम लाहौर। सलमा, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी वालेकुम सलाम, डॉक्टर ईसा से बात। जी प्लीज कीजिए। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम बेटा। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि मेरे चेहरे पे ना दाने बहुत ज्यादा है और दाग भी इतने ज्यादा है, मैं कोई भी क्रीम मुझे सूट ही नहीं करती, कोई क्रीम लगा लूं, लोशन, तो उसके बाद दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा बेटा, ऐसा तो नहीं होता कि आप रात को सोई हुई और सुबह फिर नया वेलकम करने के लिए दाना खड़ा हो जाता है? हाँ जी, ऐसे ही होता है। तो फिर ये स्किन का मसला नहीं है बेटा, क्योंकि इसको अगर बाहर से हम क्रीमें लगाते रहेंगे तो आप पैसे थक जाएंगी, दाने भी निकलना नहीं थकेंगे। तो आप इसके लिए आसान तरीका बता देता हूँ। आपने सबसे पहले दो चीजें खरीदनी है, एक उनाब, एक गुलमंडी। 100 रुपए के उनाब मंगा लें, 100 रुपए के गुलमंडी मंगा लें। अच्छा। हाँ, ये बड़े अच्छे होते हैं और आराम से मिल जाते हैं। उनाब के अंदर बीज होता है, वो निकाल के दोनों चीजों को चॉप करके कूट लें, जैसे चाय की पत्ती होती है। बिल्कुल सही। आपने डेली 1 सवा गिलास पानी का चूल्हे पर रखा,
1 टेबल स्पून डाला, उसको कहवा की तरह बनाएं और इसको छानने के बाद ठंडा हो जाए, दिन में 1 दफा पिए ताकि आपका ब्लड प्योरीफाई हो। ये बेसिकली ब्लड में एलर्जी होती है, वो ट्रिगर होती रहती है, तो दाने खून निकलते साफ रहते हैं। करेंगे तो चेहरा शादाब हो जाएगा। तो एक तो ये करें, साथ में दूसरा काम ये करें, सैंडलवुड पाउडर ले ले थोड़ा सा, उस सैंडलवुड पाउडर में थोड़ा रोज ऑयल मिलाकर पेस्ट बना लें, जहां जहां दाने हैं लगाएं, खत्म। जबरदस्त। एक और कॉलर है जी, आयशा फ्रॉम इस्लामाबाद। आयशा, गुड मॉर्निंग। आयशा, आप हमें सुन पा रही हैं? ड्रॉप तो नहीं हो गई? आयशा आयजा बोल रही हूँ। आयजा फ्रॉम इस्लामाबाद। आयजा प्लीज सवाल कीजिए, डॉक्टर ईसा आपको सुन रहे हैं। जी, मेरा डॉक्टर ईसा साहब से सवाल है कि मेरी शुगर जो है वो अभी कुछ माह हुए हैं डायग्नोज हुई है, डॉक्टर ने बताया था, तो मैं खुद भी उसको घर में देखती हूँ, तो जी बॉर्डर पे सुबह तकरीबन 125-130 निहार मुँह होती है, तो नाश्ते के बाद जो है वो 200 या 190-94 इस तरह। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई तो शुरू करवाई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बगैर दवाई के डॉक्टर ईसा साहब अगर वो कोई अपनी वो देसी दवाई। ठीक है। देखें मैम, सबसे पहले तो आप लाल मेथी, ये कहीं से ज़रा मुश्किल मिलेगी, ना मिले तो मुझसे मंगा लीजिएगा, पूरे पाकिस्तान में मिल जाती है, जहाँ भी आपको चाहिए। लाल मेथी सिर्फ सुबह 4 दाने दबाएं, गोली नहीं छोड़िएगा, पहले 4 दाने रोज़ाना दबाएं और इसके 4 दाने आप दोपहर में भी ले लें। जब आप 10-12 दिन लेंगी, आप शुगर को चेक कीजिएगा, कम हो जाएगी। लेकिन 5 चीज़ें शुगर वालों को करना चाहिए। नंबर 1, गंदम का आटा ले लें 1 किलो, तो 2 किलो जौ का डालें, क्योंकि गंदम में कार्बो होता है। जब आप रोटियां खाते हैं तो चीनी तो वैसे ही बन रही होती है। दूसरा काम ये करें कि फल वो खाएं जो खट्टे हों, थोड़े मीठे हों, मीठे फल नहीं खाएं। थर्ड ये करें कि आप शुगर फास्टिंग रैंडम जरूर चेक करें, साइलेंट किलर कहा जाता है इसे, तो इसको जरूर ये चेक करें। और 4th नंबर पे ये करें कि हर हाल में आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वॉक करें और 5वीं चीज के आप गुस्सा ना करें, स्ट्रेस ना लें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और बड़ा दुरुस्त आपने कहा, टोटका जरूर करें लेकिन जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं छोड़ना। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीकेंड पर एंजॉय जरूर करें, लेकिन अगर कहीं बाहर जाने का प्लान बना लें तो मास्क पहन कर जाएं और कोशिश करें कि हुजूम में जाने से गुरेज करें।